सभी को प्रणाम, नमस्कार। अटूट बंधन के इस पेज पर आज हम सभी फिर उपस्थित हैं एक नई किताब के साथ उस पे परिचर्चा करने के लिए। आज की किताब बेहद खास है, प्रेम, जिसे हम सभी अलग-अलग रूप में महसूस करते हैं, अपने स्तर से उसे समझने की कोशिश करते हैं। कितने लोग तो इस चीज़ को समझने की नहीं, सिर्फ़ महसूस करने की ही कोशिश करते हैं। एक ऐसी गहरी संवेदना जिसमें सम्मान की भावना होती है, एक आकर्षण भी होता है और दूसरे को अपार स्नेह देने की अनुभूति भी होती है। भगवत गीता में प्रेम को आध्यात्मिक शक्ति के रूप में माना जाता है, जो निस्वार्थ होता है, समर्पण के साथ। आज की जो किताब है उसमें प्रेम और इच्छाओं की बात है कथा के रूप में। जाने-माने वरिष्ठ कथाकार आदरणीय मनीष वैद्य सर इस किताब को लाए हैं जिसका नाम है गुलाबी इच्छाएँ। आज इस पर क्या-क्या खास है किताब में, इसके लिए वरिष्ठ साहित्यकार उपस्थित है इस पे परिचर्चा करने के लिए। मैं बातों में ज़्यादा समय नहीं गँवाऊँगी। इसके लिए मैं स्वागत करूँगी आदरणीय भालचंद्र जोशी सर का, आदरणीय पंकज सुवीर सर का और आदरणीय वंदना वाजपेयी जी। ये हमारे आज के वक्ता हैं और हमारे साथ कथाकार आदरणीय मनीष वैद्य सर भी जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले मैं इस पर किताब पर अपनी प्रतिक्रिया ज़ाहिर करने के लिए मैं बुलाना चाहूँगी वरिष्ठ साहित्यकार, लेखक आदरणीय भालचंद्र जोशी सर को। उनके बारे में बता दूँ कि ये लोक कलाओं और लोक कथाओं के साथ इनकी गहन रुचि है और इसमें बेहद सक्रिय रहे हैं। 9 कहानी संग्रह, 2 उपन्यास और 3 आलोचना की पुस्तकें इनकी प्रकाशित हो चुकी हैं। साथ ही इन्होंने 5 पुस्तकों का संपादन भी किया है। इनका उपन्यास प्रार्थना में पहाड़ को मराठी और कन्नड़ भाषा में अनुवाद भी किया जा चुका है। मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा इन्हें वागेश्वरी पुरस्कार सम्मान मिल चुका है। इसके अलावा इन्हें स्पंदन कृति सम्मान भी प्राप्त हो चुका है और शब्द शिल्पी सम्मान भी मिल चुका है। इसके अलावा कई विशेष खास प्रतिष्ठित पुरस्कार से इन्हें पुरस्कृत किया जा चुका है। वर्तमान में ये रायपुर के दैनिक समाचार पत्र आज की जनधारा के सलाहकार संपादक हैं। बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका और कृपया आप गुलाबी इच्छाएं कथा संग्रह जो है मनीष वैद्य सर की, उस पर आप अपनी बात हमारे बीच रखिए। जी, जी, जी। शुक्रिया। सभी को नमस्कार और मैं चाहूँगा कि इस संग्रह पर अनौपचारिक ही चर्चा हो तो ज़्यादा सार्थक रहेगी क्योंकि सबसे दिलचस्प बात ये है कि ये संग्रह प्रेम पर केंद्रित है। मतलब कई तरह की कहानियाँ हैं इसमें, प्रेम से मोहभंग की कहानियाँ हैं, प्रेम से पृथकता की कहानियाँ हैं, प्रेम में छल की कहानियाँ हैं, स्त्री हो या पुरुष उसके अकेलेपन की कहानियाँ हैं। तर कई शेड्स हैं इस तरह के इसमें, अवसाद है, खुशी है और देखिए जीवन में प्रेम से बड़ी कोई खुशी नहीं है। एक व्यक्ति के लिए मध्य वर्ग बल्कि निम्न मध्य वर्ग में भी आप देखिए मामूली सी जीने मरने की जो सुविधाएं जुटा लेने के बाद उसकी पहली प्राथमिकता अंततः प्रेम ही होता है, फिर कुछ भी नहीं। और जब प्रेम हासिल हो जाए तो मैं सोचता हूँ कि दुनिया के सबसे बड़े हासिल से बड़ा हासिल है वो, उससे बड़ा कोई सुख नहीं। मैं तो कम से कम ऐसा ही मानता हूँ कि प्रेम में डूबा हुआ व्यक्ति प्रेम के सिवा कुछ नहीं चाहता, कुछ भी नहीं। लेकिन एक बात है कि प्रेम की सारी स्थितियां देखिए आकस्मिकता पर निर्भर करती हैं। प्रेम बहुत आकस्मिक होता है, कुछ तय करके मैंने आज तक किसी को नहीं सुना कि कोई ऐसा सोचे कि कल 10 बजे कॉलेज जाऊंगा या बाजार में निकलूंगा और 10:20 पर प्रेम करना शुरू कर दूंगा। ऐसा संभव ही नहीं है। एकाएक एक घटित होता है और आदमी को लगता है कि उस एक क्षण में वो प्रेम में है, चाहे उसको प्रेम की स्वीकृति मिले न मिले, लेकिन वो प्रेम में आ जाता है। प्रेम के लिए जरूरी नहीं है कि कोई उसको स्वीकार करे, प्रेम का प्रतिदान भी मिले, वो भी चीजें नहीं है। प्रेम बस होता है, घटित होता है वो अपने आप में। मतलब आकस्मिकता उसकी बिल्कुल मृत्यु की तरह, जिसे मृत्यु के बारे में कहते हैं ना कि कोई बड़े से बड़ा डॉक्टर नहीं कह सकता कि आज 7:10 पर ये आदमी खत्म हो जाएगा। बस ऐसा ही है प्रेम भी। ये चीजें हैं प्रेम के लिए, उसका सारा सौंदर्य उसकी आकस्मिकता में है। उसी तरह जैसे इसमें कहानी है बिल्लोरी आंखों वाली लड़की। कहानी मैंने पहले भी पढ़ी थी और शायद मनीष से इस पर बात भी की थी। छोटी छोटे खुशियों की तलाश है इसमें
एक किस्म का अवसाद है, दुख है, करुणा है। लेकिन देखिए अकेलेपन का वैभव नहीं क्रिएट किया, ये अच्छा किया मनीष ने, क्योंकि देखिए अकेलेपन के वैभव की तरफ यदि ये जाते हैं ना, तो फिर रास्ते में निर्मल वर्मा खड़े मिलते हैं हमको। वो एक दूसरी तरफ बात हो जाती। ये बिल्कुल उस तरह की चीज से बच कर चले, वो चीज बहुत अच्छी रही कि उसकी जटिलता से बचे। बहुत ही छोटे-छोटे वाक्य हैं इस कहानी में, और उस छोटेपन में आप देखिए कि कोई भाषा का खेल भी नहीं है। प्रेम कहानियाँ सबसे पहले भाषा की दरकार करती है। उसके बगैर प्रेम कहानी लिखना मैं इस कहानी की बड़ी सफलता मानता हूँ। क्योंकि देखिए कहानी का काम सिर्फ दुखों का बयान करना नहीं होता है। कहानी का काम यह है कि वो उसको संवेदना के उस स्तर पर ले जाए, जो पाठ की संवेदना से रिश्ता कायम कर दे। वरना देखिए इस कहानी में ऐसा कोई चमत्कार नहीं है, ऐसी कोई बड़बोलापन भी नहीं है। लेकिन फिर भी धीरे-धीरे चलती है। एक स्त्री है जिसका पति मर चुका है और वो जानती है इस बात को। लेकिन वो दुःख में गिरने के बजाय दुःख को सँभाल कर रखती है और उसको खुशी में इस तरह से रूपांतरित करती है, छोटे-छोटे पल जुटाती है जीने के लिए। वो उसका जीने का सहारा बनते हैं कि वो चिट्ठियाँ लिखती हैं पति को। वो पति की तरफ से चिट्ठियाँ भी खुद को लिखती हैं। चिट्ठी पाने का जो आकस्मिक उत्साह होता है वो भी है उसमें, जबकि वो जानती है कि चिट्ठी मैंने ही लिखी है, मुझे ही मिल रही है। लेकिन वो जो कौतुक, वो जो इसमें गढ़ा गया है गिमिक, वो बहुत खूबसूरत है कि उसकी उत्सुकता, उसकी आतुरता, और इसी बीच उसके घर की नौकरानी है जोया, वो भी सब जानती है। लेकिन वो भी इस तरह से शामिल होती है उसकी खुशी में कि बड़ी हँसती रहती है। लेकिन देखिए बहुत अच्छी बात मुझे लगी मनीष तुम्हारी, कि उसकी हँसी में अपमान नहीं है, अवहेलना नहीं है उस मिसेज एक्का के प्रति। वो उसके दुःख को जानती है, तो उस अपनी खुशी ज़ाहिर करके उसके दुःख को बाँटने की कोशिश करती है। लेकिन उसके दुःख की स्मृतियों को धक्का नहीं देती। वो उसको, उसकी जो सुरक्षा मिसेज एक्का कर रही थी, वो उसकी सुरक्षा से बच कर रहती है। वो उसको कहीं आहत नहीं करती। ये जो चिट्ठियाँ लिख रही हूँ, मैं जानती हूँ कि तुम नहीं लिखी है और तुम्हें ही मिलती जा रही है वापस। ये बड़ी एक खूबसूरत बात है। वो एक्का का मज़ाक भी नहीं उड़ाती है। और चिट्ठियाँ लिखने का या मिलने का कोई समय काटने का भी तरीका नहीं। वो दुःख को काटती है इस तरह से, दुःख के पार जाती है। हर रोज़ दुःख खड़ा होता है कि पति नहीं है। वो हर रोज़ चिट्ठियाँ लिखती है। तो चिट्ठियाँ उसके लिए दुःख के पार जाने का एक ज़रिया भी हो जाता है। कहानी में कोई बहुत ज़्यादा संवाद नहीं है, और देखिए अकेलेपन की कहानी में वैसे भी बहुत ज़्यादा संवाद की गुंजाइश भी नहीं होती है। ज़्यादा संवाद होंगे तो वो अकेलेपन की खूबसूरती को नष्ट करने पर उतारू हो जाएँगे। क्योंकि जो बात कहानी कह रही है फिर वो संवाद कहेगा, चरित्र कहने लग जाएगा। इन कहानियों, खासकर इस कहानी में देखिए चरित्र ही को कहने की ज़रूरत नहीं, कहानी कह रही है उसके दुःख को, उसकी खुशी को, उसकी प्रसन्नता को। और एक अच्छी बात है कि इसमें परिवेश का सहारा लिया इस कहानी में। सारी चीज़ें उसी पर निर्भर करती हैं। मैंने कहा ना, जैसे अकेलेपन के रचाव के लिए यदि भाषा आप नहीं जुटा रहे हैं, तो फिर परिवेश की तरफ जाएगा व्यक्ति। ट्रीटमेंट कहानी का बहुत अच्छा है। इतना कि आखिरी में एक पाठ की संवेदना से हम ऐसे भर जाते हैं कि मन भर आता है एक तरह से, जैसे गुलाबी इच्छा है। ये कहानी और दिलचस्प है। एक तरह से कह सकते हैं बहुत मार्मिक किस्म की कहानी है। और ये अच्छा किया कि गैर जरूरी भावुकता से मनीष बच कर चलते रहे। इसमें कोई ऐसी चीजें नहीं जुटाई। जैसे कहते हैं ना, एक बार मैं बैठा था राजन यादव के सामने, तो एक महिला ने कहा कि अरे आपके हिंदी में कैसी कहानियां लिखी जाती हैं, हमारे यहाँ उर्दू में तो ऐसी कि आदमी रो दे। तो राजन यादव बोले हाँ, हमारे यहाँ भी 50 के दशक में ऐसी ही लिखी जाती थी। तो ये है कि कहानी को निरर्थक भावुकता से लादने से कोई मतलब नहीं है। फिर क्या है कि कहानी और पात्र आत्मदया से भर जाते हैं। कितनी बड़ी बात है कि इसमें बिल्लोरी आंखों वाली लड़की में आत्मदया नहीं है, आपको उस पर दया नहीं आती है, और वो खुद भी आपको दया का अवसर नहीं देती है कि दया प्रकट करें आप। वो आत्मदया से भर जाए, वो खुद भी ऐसा नहीं कोई माहौल क्रिएट करती है। वो पूरी खुश रहती है, दिनचर्या का सारे काम है उसके वो बताती है। ऐसा नहीं कि पलंग पर पड़ी रहती है, कुर्सी पर अकेले पड़ी हुई है, ऐसा भी नहीं है। तो ये सारी चीजें जुटाना, और कहानी बिल्कुल एक सहज गति से चलती है। गुलाबी इच्छाओं का भी यही है इसमें, कि छोटे छोटे ब्यौरे हैं,
बाजार की एक हल्की सी आहट है, वो जब चले जाते हैं वो दोनों। लेकिन देखिए प्रेम में इसमें कोई खलनायक नहीं है, न माता पिता आड़े आते हैं, न कोई प्रेम का तीसरा कोई कोण है, कोई त्रिकोण भी नहीं बनता है, कोई भी नहीं है। दो लड़के, एक लड़का एक लड़की एक बगीचे में दाखिल होते हैं और बाहर निकल जाते हैं, बस इतनी कहानी है। बस इतना है कि फिर कोई लौट कर नहीं उसे मिलता। कहानी बाजार की सांकेतिकता में खत्म होती है कि ऐसा समय रचा जा रहा है जिसमें अब चीजें इतनी जटिल हो गई है कि किसी के लौटने की संभावनाएं खत्म हो रही हैं। लौटना सबसे जरूरी है। ये इन सारी कहानियों का एक केंद्रीय सूत्र मुझे लगता है प्रतीक्षा ही है। हर कहानी में ऐसा ही चला आता है। खीरनी में देखे हैं आप, और कहानियों में नीले पंखों वाली चिड़िया में देखिए, वो भी ऐसी है। एक हल्की सी कौंध शौकत की उसके मन में है, वो उसी के सहारे जी रही, उसे जानती है अच्छी तरह से कोई लौटना नहीं। अब जीवन में किसी कोई नहीं लौटना, ना पति आएगा ना बेटी आएगी, पर फिर भी उसके मन में प्रतीक्षा का एक छोटा सा पल ठिठका हुआ है उसके मन स्थिति में, उसके भीतर कहीं। तो ये चीजें इस तरह से चली जाए। बोली का प्रयोग इसमें बहुत अच्छा किया है। बोली के छोटे छोटे हल्के हल्के छींटे हैं कहीं। ज्यादातर मैंने देखा कि लेखक कई बार बोली से इतना लाद देते हैं, कहानी को इतना भर देते हैं कि जटिलता आ जाती है। देखिए अब हर लेखक यदि कोशिश करेगा कि वो रेणु हो जाएगा तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। रेणु भी देखिए महिला आंचल के बाद जब प्रति परिकथा में गए तो उनकी यही आलोचना हुई कि बहुत जटिल हो गई वो कहानी। इतनी ज्यादा आंचलिकता थी कि वो संप्रेषण में दुरूहता पैदा करती है वो। तो उससे बचना चाहिए, अनावश्यक न हो। तो ये कहानी में ये अच्छा है, यहाँ वहां थोड़े बहुत छींटे हैं बोली के, और उसने बड़ी कहानी के संभाल में भी वो काम देते हैं वो सारी चीजें। अब प्रेम का कहीं सीधा सीधा जिक्र नहीं है, न लड़का बोलता है न लड़की बोलती है, किसी के मुंह से प्रेम नहीं निकलता। और बगीचे में दाखिल होने से बाहर निकलने के जो दृश्य हैं कि चौकीदार आ जाएगा, एक भय के साथ कहानी शुरू होती है और भय पर खत्म होती है। वो जो तनाव है ना कि कोई देख न ले, तो पाठक धीरे धीरे उसमें शामिल हो जाता है। ये अच्छा है कि लेखक शामिल नहीं हुआ उसमें। लेखक ने नहीं रचा कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, वो दूर है। वो सिर्फ पात्र भी ज्यादातर उसको उस भय को पैदा नहीं कर रहे, कहानी पैदा कर रही है उस भय को। ये सबसे, और पाठक को हर घड़ी लगता है कि अरे कोई आ जाएगा, ये पकड़े न जाए, ये निकल जाए किसी भी तरह से। जो दृश्यात्मकता में फिल्मों में हम देखते हैं वहां वो सुविधा होती है निर्देशक को। पंकज तो फिल्मों के आदमी हैं, वहां दृश्य की सुविधा होती है, वो तनाव आसानी से रचा जा सकता है कि कोई आ न जाए। संगीत का होता है, हराहट का होता है, सारी। यहाँ तो शब्द है सिर्फ लेखक के पास, उसमें वो तनाव रचा गया है कि बस ये कोई आ जाएगा और ये निकल जाएगा और लड़का फिसल गया, गिर गया, जो जिसको कहते हैं ना क्लाइमेक्स फिल्मों में बनता है, वो ऐसा है कि लड़की निकल गई, वो छूट गया है, क्या पकड़ा जाएगा, फिर भी वो निकल जाता है। लेकिन कहानी खत्म होती है उस जगह कि निकल तो गए पर ऐसे निकले कि फिर कोई किसी से मिल नहीं पाया। वो अमरूद के साथ चली गई, उसका स्वाद उसके पास रह गया, उसकी स्मृतियां रह गई, कुछ भी दोनों। और उसको किसी ऐसे निर्णायक मोड़ पर भी उस कहानी को नहीं छोड़ा गया, बस उसी जगह छोड़ दिया। एक सांकेतिकता में कहानी छूट गई। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी है कि देखिए एक प्रेम कहानी तो भाई पंकज ने बहुत अच्छी लिखी, हमारे जनधारा मिली, उसकी बहुत तारीफ हुई है। ग्रेम सिम्सियन ने एक बात कही थी कि सबसे कठिन होता है प्रेम कहानी लिखना। लेखक के सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है, जमाने भर का लिख ले, लेकिन उसको यही कहा जाता है कि प्रेम कहानी लिख के बताओ तो जाने, ऐसा मामला है। वो सबसे बड़ी चुनौती। आप कितना भी कुछ लिख लो, सारी कथा कौशल के लिए चुनौती प्रेम कहानी प्रस्तुत करती है। तो वो चीजें, इस चुनौती का सामना भी है इस इन कहानियों में। एक जैसे नीले पंखों वाली चिड़िया का मैंने जिक्र किया कि प्रगट में देखिए कहानी दाम्पत्य के दुखों की कहानी है, पति का शोषण है, सब कुछ। और इसी बीच उसकी बेटी आ जाती है जो उसके बहुत करीब रहती है, उसके दुखों को समझती है। तो अब लगता है कि अरे इसकी जिंदगी अब किसी ठौर ठिकाने पर जा रही है, ठौर मिल गया। लेकिन एक दिन वो लड़की भी उसे छोड़कर अचानक चली जाती, बगैर कहे वो अपने प्रेमी के साथ चली जाती। तो ये प्रेम किसने मांगा? हम कितना भी पुरानी कहानियों के जो आदर्शवाद से किनारा कर रहे हैं, लेकिन एक ये है कि उतना त्याग की हम अपेक्षा नहीं करते, पर मानवीयता की अपेक्षा तो करेंगे। प्रेम में त्याग जरूरी नहीं है, ठीक है, एक किस्म की व्यवहारिकता हो, लेकिन
मानवीयता तो होनी चाहिए, और उसकी बेटी में नहीं है, वो छोड़कर चली जाती, वो बिल्कुल नितांत अकेली हो जाती है। उसको मालूम है पति नहीं लौटेगा, बेटी नहीं लौटेगी, सिर्फ एक नर्स है उसके पास, और वो शौकत की एक हल्की सी एक किंचित एक स्मृति का छींटा है उसके पास, एक कौंध है उसकी, उसको मालूम है कि वो भी नहीं लौटेगा। तो मैंने कहा ना, ये सारी कहानियां प्रतीक्षा की कहानियां हैं, हर मतलब छोटी छोटी कहानियां, और तो छोटी कहानियां लिखना बहुत कठिन है। मैंने एक ही व्यक्ति और ऐसा देखा है, मुकेश वर्मा को। अब तो वो भी शायद बड़ी लिखते हैं, पर शुरुआत में जब उन्होंने लिखी तो सबसे पहले मैंने ही करीब 20 साल पहले उनके बारे में लिखा था कि छोटी कहानियां लिखना सबसे कठिन काम है, अद्भुत काम है, और उन्होंने उसको करके दिखाया था। तो ये कहानियां भी बहुत छोटी छोटी कहानियां हैं, और इनमें छायावाद को लेकर वैसा कोई रुझान भी नहीं है। पहले होता था, जैसे मैंने अभी आदर्शवाद की बात की, कि इसमें उस तरह का एक अपरिचय बोध, उसमें एक अपरिचय बोध नहीं है। पहले ये बहुत जरूरी था, यदि प्रेम है तो सघनता आएगी ही आएगी, रिश्ता प्रगाढ़ होगा, फिर चाहे अलग हुए जुड़े। यहाँ अब जो कहानियों ने जो विकास किया है इधर की 21वीं सदी में, इस सबसे अच्छी बात है कि प्रेम में रिश्तों की सघनता कोई जरूरी नहीं रह गई, अपरिचय बोध भी काम करता है उसमें, और उसकी भी सफल कहानियां लिखी जा रही हैं। पहले तो चाहे प्रसाद की कहानी हो, रेणु की, परिचय तो होता ही होता था, मिलते थे, रिश्ता भी बनता था। वो लहना सिंह का देख लो, अंत में वो मांगती ही है कि मेरे पति और बच्चे को देख लेना, रिश्ता तो यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं रहा है, तब भी बनती है कहानी। ये 21वीं सदी की कहानियों की मैं एक बड़ी सफलता देखता हूँ कि ये चीजें इससे पृथक हो गई हैं, और उस तरह के आग्रह और दबाव से भी बाहर है ये कहानियां। जैसे गुलाबी इच्छा कहानी में देखे तो इसे इच्छाएं हैं, लेकिन देह की तरफ पलट कर नहीं जाती कहानियां। हालांकि जाति तो कोई बुरी बात भी नहीं है, मैं ये भी बता दूं, इधर इस तरह की बहुत बोल्ड और खुलेपन की कहानियां आई हैं, लेकिन वो रचाव एक बहुत कठिन काम है कि उसमें देह भी उपस्थित रहे, कहानी भी उपस्थित रहे, और उसको अश्लीलता से भी बचाया जा सके, चालू रोमांटिज्म से भी बचाया जा सके, वो चीज नहीं हो। देखिए, इसमें एक वाक्य है जिसमें सुना दूं आपको, कि लड़की के मन में लड़के को इस अपरिचित दुनिया की सैर कराने के साथ कई इच्छाएं हैं। मुख्तसर सी बात है कि इनमें बतियाना, जंगल और खेतों और पेड़ पौधों के बारे में उसे तफसील से बताना, पेड़ पर बंधे झूले पर झुलाना, या डाल पक अमरूद और बेलों पर झूलते मीठे ताजे मटर खिलाना, ऐसी कई इच्छाएं थी। देखिए, ये इच्छाएं बहुत सामान्य किस्म की है, पर इसमें चूमने की इच्छा नहीं है, छूने की इच्छा नहीं है, मतलब देह की उपस्थिति है, लेकिन उसकी उपस्थिति से अपरिचय का बोध है कि ठीक है, वो उतनी जरूरी चीजें नहीं है। मैंने कहा हो भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस तरह के दृश्य के रचाव के लिए फिर जो जरूरतें थी वो कहानी में शुरू से बनना थी, उसके लिए जगह तैयार होती है धीरे धीरे। आप यदि देह ला रहे हो स्त्री देह को, तो उससे पहले उसकी उपस्थिति के लिए जगह बनानी पड़ेगी, उसकी जरूरतें पैदा करनी पड़ेगी। यहाँ जरूरत भी नहीं थी, उसके बगैर चीजें हुई। हालांकि मैंने जैसे बताया कि इधर की कहानियों में नैतिकता के आग्रह बहुत पहले टूट गए। बस होना ये नहीं चाहिए, मैं नाम नहीं लूंगा, नई पीढ़ी की कहानियों में पंकज की ही पीढ़ी के कुछ लोग हैं जिन्होंने एक बहुत खिलंदड़ और एक उद्दंड अराजक भाषा का रचाव किया। लेकिन मैंने दोबारा जब उन कहानियों को पढ़ा तो मुझे ऐसा लगता कि वो अपनी भाषा की अराजकता में, उस भाषा की हिंसा में खुद ही आनंद उठाने लग गए। लेखक को उस चीज से अलग खड़ा होना चाहिए, तब उससे पाठक का रिश्ता कायम होगा। यदि लेखक भी उसका आनंद उठाने लग जाए तो फिर वो उद्दंड भाषा हो जाएगी। जैसे ज्ञान रंजन ने उसको बचाने की कोशिश की, उनकी भाषा देखो बहुत उद्दंड है, अभद्र है, लेकिन वो लेखक शामिल नहीं होता उसमें। तो ये चीजें हैं, ये इसमें भी मुझे यही चीजें अच्छी लगी कि नैतिकता का आग्रह नहीं है, फिर भी देखिए ये गुनाहों को देवता और देवदास की तरफ भी नहीं जाती है, वो अति भावुकता भी नहीं है इसमें, उस तरह की चीजें भी नहीं है। तो प्रेम सारी कहानियों में बना हुआ है, बहुत लंबे ब्यौरे नहीं है, लेकिन प्रेम के निष्कर्ष पर तो पहुंचती है कहानी। अपने कंटेंट के निष्कर्ष पर नहीं पहुंचती, लेकिन प्रेम के निष्कर्ष पर पहुंचती है कि उसको प्रेम कहना है, तो प्रेम तो कह रही है। और कहानी का काम समाधान जुटाना भी नहीं है। जैसे मैं कल एक कार्यक्रम में था तो उन्होंने कहा कि कहानी को समाधान देना चाहिए, मुझे थोड़ी सी अजीब बात लगी, पर मैंने विरोध नहीं किया कि ठीक है, कहानी का काम, लेखक का काम समाधान देना नहीं है। वो समाज में बहुत लोग काम कर रहे हैं, इसके लिए समाज सेवक बहुत सारे जुटे हुए हैं, वो उनका काम है, हमारा काम नहीं है ये काम कि हम समाधान दें। हमारा काम बताना है
कि हमने क्या देखा। वही है ना कि अनुभव, हमारा काम यथार्थ बताना है। आप यथार्थ में से क्या देख रहे हो, अनुभव के नएपन को बताना, कि अब जैसा यथार्थ बदल रहा है हम आपको यही चीजें बता रहे हैं। तो वही चीजें होती, जैसे खिरनी की नायिका और गुलाबी इच्छा की नायिका दोनों लगभग एक किस्म की हैं, क्योंकि कहानी का आरंभ भी देखिए दोनों का एक सा है, और बाद में जाके दोनों के रास्ते अलग अलग होते हैं। गुलाबी इच्छा भूली भटियारिन का कुआं का देखिए, ये कहानी भी प्रतीक्षा की कहानी, हालांकि इसमें लोक कथाओं वाला टच है, बड़ा अच्छा लगा मुझे वो, कि एक आधुनिक कहानी, समकालीन कहानी में इस तरह की एक लोक कथा शामिल हो जाए, और लोक कथा लगे भी नहीं, लोक कथा का भास भी दे वो। तो ये गुलाबी इच्छा कहानी का नायक भी लड़की के लौटने की प्रतीक्षा कर रहा है, भूली भटियारिन के कुएं में भी स्त्री अपने नायक की प्रतीक्षा कर रही है कि वो घोड़े पर चढ़कर गया है तो वापस लौटेगा। तो प्रेम के साथ प्रतीक्षा शब्द खुद ब खुद जुड़ता चला गया है, पहले से जुड़ा हुआ है। मनीष ने और उसको सघनता के साथ दाखिल किया है कहानियों में, कि इसके बगैर कहानी नहीं बनेगी। तो सारी कहानियां, मैंने कहा ना, जैसे प्रतीक्षा को केंद्र में रखकर लिखी गई हैं। लड़का वो खिरनी वाला फोन सुनता हुआ चले जाता है, और एक अबूझ अजान प्रतीक्षा का बोध छोड़ जाता है हमारे लिए। वो लड़की के लिए तो या किसी और के लिए तो छोड़ ही नहीं रहा, लड़की को तो लगता है कि ये मेरी बात सुनेगा, सुन नहीं रहा है, पर हमको भी लगता है कि इसको सुनना चाहिए था। उसके न सुनने में ही कहानी का सुनना है। तो ये सारी चीजें मुझे लगता है कि मनीष ने यदि प्रेम कहानियों के दाखिले के साथ एक नई यात्रा शुरू की है, तो मुझे उम्मीद है कि ये किसी मुनासिब मुकाम पर जरूर पहुंचेगी। और मैं पंकज को भी सुनना चाहता हूँ, वो क्या कहते हैं। वो तो प्रेम कविताओं के, प्रेम की गजलों के और प्रेम की कहानियों के खिलाड़ी हैं भाई, हैं। तो मनीष, बहुत बहुत बधाई स्पंदन सम्मान की भी और एक अच्छे संग्रह के लिए भी, है ना। फिर और कभी मौका मिला तो बात करेंगे, अभी मैं बाकी लोगों को सुनना चाहता हूँ। बहुत धन्यवाद सर। इस पे आपने बहुत सार्थक तरीके से अपनी बात को रखा और सही में इस किताब में महसूस हो रहा है कि इसमें प्रेम के अलग-अलग रूप हैं, जिसमें जो पात्र हैं वो दया के पात्र नहीं बनते बल्कि एक मजबूत व्यक्तित्व के रूप में वो सामने आते हैं। इनका प्रेम समर्पण के साथ एक नए आयाम को लेकर जाता है। ये दया के ऊपर जीने वाले नहीं होते हैं। छोटी-छोटी खुशियों के लिए भी ये आगे बढ़ते हैं, कुछ इस तरह का प्रेम है शायद। बहुत अच्छे से आपने इस बात को कहा है, तो आगे मैं बढ़ूँगी अब अगले वक्ता की तरफ, ये है आदरणीय पंकज सुवीर सर। इनके बारे में मैं बता दूँ कि इनकी 10 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुका है और 4 उपन्यास के साथ 7 कथेतर संग्रह भी इनकी प्रकाशित हो चुकी है। इन्होंने 4 पुस्तकों का संपादन किया है, राजेंद्र यादव हंस कथा सम्मान, अंतर्राष्ट्रीय इंदु शर्मा सम्मान सहित कई प्रतिष्ठित पुरस्कार और सम्मान इन्हें प्राप्त हो चुके हैं। इन्होंने विभव, स्वर और शिवना साहित्य की त्रैमासिक पत्रिकाओं का संपादन भी किया है और ये फिल्मों के लिए भी लिखते हैं। बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका और आप अपनी प्रतिक्रिया इस पुस्तक पे हम सभी के बीच रखिए। शुक्रिया रेखा जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मनीष को बधाई स्पंदन कथा सम्मान प्राप्त होने पर। वांगछी के लिए दूसरा बड़ा सम्मान उन्हें मिल रहा है, तो इसके लिए उन्हें बधाई। वो हमारे समय के बहुत महत्वपूर्ण कथाकार हैं। भालचंद दादा ने इतने अच्छे से बोला कि मुझे लग रहा था कि अब तो किसी के बोलने की ज़रूरत बची नहीं है, क्योंकि वो जब बोलते हैं तो हम लोग सुनते हैं। और अ, एक सबसे अच्छी बात मुझे ये लग रही कि हम लोग तीनों मध्य प्रदेश से आते हैं और मध्य प्रदेश में भी एक खास मालवा निमाड़ इलाके से आते हैं, और ये कहानियां वहीं से जन्म लेती हैं, क्योंकि मालवा और निमाड़ में रहने वाला व्यक्ति इन कहानी के पात्रों को पहचान लेगा, वो इनकी घटनाओं को पहचान लेगा और वो इनकी सादगी को जान लेगा। क्योंकि ऐसे सादे लोग अब मुझे लगता है कि बाकी जगह थोड़े कम मिलते होंगे, लेकिन मालवा में अभी भी बहुत मिलते हैं। तो इसीलिए हम लोगों को ये पात्र अपरिचित नहीं लगते हैं। प्रेम की कहानियां हैं, और मनीष ने मुझे हैरत में डाला कि मनीष को देखकर लगता नहीं था मुझे कि इतनी सुंदर प्रेम कथाएं रच सकता है कोई। और जैसा राजेंद्र यादव जी कहते थे कि सारी कहानियां अनुभव से जन्म लेती हैं, तो इसलिए मुझे अब शक भी हो रहा है थोड़ा सा इन कहानियों और मनीष पर, थोड़ा थोड़ा। लेकिन वो शक अच्छा शक है। और प्रेम हमेशा जीवन में होना चाहिए। जब तक प्रेम जीवन में बना रहता है तब तक आप कलाकार बने रहते हैं, तब तक आप रचनाकार बने रहते हैं।
तो इस प्रेम के लिए आपको बधाई। और इन कहानियों को पढ़ते हुए मुझे लगता है कि मनीष इन कहानियों को बहुत बहुत उदासी के बहुत धूसर रंग से लिखते हैं इन कहानियों को। और ये मुकम्मल कहानियां नहीं है, ये कहानियां पूरी कहानियां नहीं है, क्योंकि जो पूरा हो जाता है वो प्रेम नहीं होता है। मैंने कभी एक शेर कहा था कि हुआ जो भी मुकम्मल मर गया वो, अधूरे प्रेम सदियों से हरे हैं। तो ये अधूरे प्रेम की कहानियां हैं। इन कहानियों का प्रेम पूरा नहीं होता कभी भी। लेकिन जो पूरा नहीं होता वही प्रेम, हम दुनिया की बड़ी प्रेम कहानियां अगर पढ़ते हैं तो उन दुनिया की बड़ी प्रेम कहानियों में प्रेमी और प्रेमिका मिलते नहीं है कभी भी। वो हमेशा एक दूसरे से मिलना चाहते हैं लेकिन मिल नहीं पाते। तो मनीष ने उसी ट्रैक को पकड़ा है और बहुत सुंदरता से इन सारी कहानियों को लिखा है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये पात्र बहुत हठीले से लगते हैं कभी-कभी। जैसे वो भूली भटियारिन जो है, उसको जब हम देखते हैं तो वो ज़िद्दी है, और ज़िद्दी होने के साथ-साथ उसका उसका प्रेम बहुत अलग तरह का है। और फिर वैसा ही अलग फिनिक्स में वैसी की वैसी एक पात्र फिर से दिखाई देती है जो पत्थर का बुत बन गई है, जो औरत। वो उसके अंदर कहीं न कहीं हमको भूली भटियारिन की छाया दिखाई देती है। तो एक और बात जो मुझे मनीष में अच्छी लगती है कि मनीष अपने पात्रों को एक कहानी में लेकर उन्हें छोड़ते नहीं हैं। एक कहानीकार को कभी भी अपने पात्र को विस्मृत नहीं करना चाहिए, और उस पात्र की प्रतिछाया में फिर एक और पात्र रच देते हैं। ये बहुत कौशल का काम होता है, और मनीष इसको कौशल से करते हैं और उन पात्रों को लेकर आते हैं। मनीष की इन सारी कहानियों में आप देखिए, हमको बचपन से सिखाया गया कि एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। पर मुझे ऐसा लगता है कि एक था राजा एक थी रानी, राजा मर गया बच गई रानी, शुरू कहानी। जब कोई एक शेष रह जाता है तब कहानी शुरू होती है। और मनीष के यहाँ ये वही कहानियां हैं, चाहे वो बिल्लोरी आंखों वाली जो मिसेस इक्का हैं, अगर हम उनका प्रेम देखें तो ये प्रेम करने का बिल्कुल अनूठा अंदाज है। ये बिल्कुल एक नया तरीका है प्रेम करने का। इसमें अपने आप से भी प्रेम है और उस प्रेमी से भी प्रेम है जिसकी प्रतीक्षा चल रही है। ये जो भालचंद दादा ने बहुत अच्छी बात कही कि ये सारी की सारी कहानियां इंतजार की कहानियां हैं। जिस प्रेम में इंतजार ना हो वो प्रेम होता ही नहीं है, उसको हम प्रेम कह ही नहीं सकते। इसीलिए आज की पीढ़ी शायद इस प्रेम को कभी जान नहीं पाएगी कि ये प्रेम होता कैसा था, जिसमें हम घड़ी की सुइयों के को देखते थे तो हमें ऐसा लगता था कि ये घड़ी की सुइयां आज कुछ ज्यादा धीमी हो गई हैं, इनको थोड़ा और तेज गति से चलना चाहिए। वो सब अब बचा नहीं है, लेकिन इन कहानियों में वो शेष है। और एक लेखक, एक कलाकार, एक साहित्यकार की सबसे बड़ा दायित्व ये होता है कि वो बीते हुए समय को सुरक्षित करता चले। मैं तो हमेशा कहता हूं कि एक कहानीकार अपने समय का सबसे बड़ा इतिहासकार होता है। आप इतिहास की किताबों में जाएंगे तो वहां पर किसी खास विचारधारा से, किसी खास पंथ की इशारों पर लिखा गया इतिहास होता है। इस पक्ष का हो चाहे उस पक्ष का हो, राजाओं ने अपने पक्ष में कहानियां लिखवा ली, शासकों ने अपने पक्ष में कहानियां लिखवा ली, और हमने उसे इतिहास मान लिया। फिर इतिहास असली कहाँ ढूंढे जाएगा? तो इतिहास ढूंढने के लिए हमें साहित्य के पास ही जाना पड़ेगा। उस साहित्य में आपको पता चलेगा कि उस समय में क्या था, उस समय की आहटें क्या थी, उस समय का प्रेम क्या था। और मनीष ने जो 20वीं सदी का जो बीतता हुआ समय था, 70 से लेकर 2000 तक का, जो वो 30 साल थे, जिन जिन 30 सालों में समय इतनी तेज गति से नहीं चल रहा था, उस 30 साल को बहुत खूबसूरती से बांधा है। जो खिरनी और अमरूद के जो बातें हैं जो दादा ने भी उठाई हैं, कि बहुत छोटे-छोटे से प्रयोग हैं, और इन छोटे-छोटे प्रयोगों के बहाने से बताने की कोशिश की है कि हमारा समय कितना सुंदर था। कि हमें हमें इस प्रेम में ये पाने की इच्छा नहीं थी कि कहीं देह है, कहीं या उधर से ये इच्छा है कि कोई आईफ़ोन बड़ा-सा गिफ्ट में मिल जाए, या इस तरह की कोई महँगी गिफ्ट मिल जाए। बहुत सुंदरता के साथ केवल एक अमरूद जिसको काटने पर वो अंदर से गुलाबी निकलेगा, हमारे मध्य प्रदेश में ये दुर्लभ होते हैं। आप इलाहाबाद से जो लोग जुड़े हैं उनको, उनके यहाँ तो गुलाबी अमरूद बहुत होते हैं। हमारे मध्य प्रदेश में 100 पेड़ों में से 1 पेड़ ऐसा होता है जिसके अंदर गुलाबी अमरूद आएँगे। तो वो दुर्लभ से और दुर्लभ हो जाता है। तो वो उसके माध्यम से गुलाबी इच्छाओं को कितने खूबसूरती से दिखाया है कि 100 में से हर एक को ये प्रेम नहीं मिलता। किसी एक दुर्लभ के जीवन में ये प्रेम आता है जिसके अंदर ये गुलाबी इच्छाएँ होती हैं।
और वो खिरनी होती है, और वो खिरनी के माध्यम से प्रेम का हस्तांतरण अगली पीढ़ी में। जो दादा ने कहा कि मनीष के पास एक कला है कि मनीष पूरा अंचल भाषा में नहीं लाते हैं, लेकिन एक चौंका देने वाला एक शब्द ले आते हैं, गलतान। अब ये गलतान, हम लोगों ने जब बचपन में इमली को जब पूरा पक कर और रसीला होता हुआ देखा है, तब वो शब्द का हमने उपयोग किया कि गलतान इमली वहां पर लटक रही, पत्थर मारकर तोड़ेंगे। तो कितनी सारी स्मृतियां इस एक शब्द के माध्यम से हमारे पूरे मानस पटल पर चलने लग जाती हैं। एक कहानीकार, एक बड़े कहानीकार हमारे साथ बैठे हैं, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि एक कहानीकार को मैं सफल तभी मानता हूं जब वो पाठक की स्मृतियों में थोड़ा हलचल मचा दे। पाठक को ऐसा लगने लगे कि अरे, ये शायद मेरी कहानी थी। और हर लेखक प्रेम करता है, हर कलाकार प्रेम करता है। बिना प्रेम के आप लेखक, कलाकार कुछ नहीं बन सकते, क्योंकि भगत सिंह ने कहा था कि प्रेम आपको अंदर से सॉफ्ट बनाता है, मुलायम बनाता है। और लेखक बनने की सबसे पहली शर्त यह है कि आप अंदर से भीगे हों, आप अंदर से हमेशा नम बने रहें। तो हम जाने कितनी स्मृतियों में दौड़ने लग जाते हैं। और फिर भूली भटियारिन का कुआं, जो मैंने कहा कि दादा ने कहा कि ये तो लोक कथा ही है। ऐसा लगता है कि आप कोई लोक कथा पढ़ रहे हैं, लेकिन ये लोक कथा नहीं है, ये मनीष मनीष वैद्य की कहानी है। जैसे एक कथा आती है फिनिक्स में। अब फिनिक्स में उर्वशी और पुरुरवा के माध्यम से उस पत्थर का बुत बन गई औरत की कहानी। कमलेश्वर जी ने बहुत पहले ये प्रयोग किया था कि दो कहानियां समानांतर लेकर चले थे, और उन दोनों कहानियों को एक दूसरे से टकरा टकरा कर फिर अलग करना, फिर टकराना, ये बहुत मुश्किल काम होता है। इसमें कभी कभी ऐसा लगता है कि लेखक कहीं चूक रहा है, लेकिन इस पूरी कहानी में नानी उधर कहानी सुना रही है उर्वशी और पुरुरवा की, और इधर समानांतर स्मृतियों में चल रही है वो पत्थर बनी हुई औरत की कहानी। प्रेम यही तो मांगता है आपसे। प्रेम केवल थोड़ा सा अटेंशन मांगता है एक लेखक से। और जो दादा ने कहा कि प्रेम लिखना सब सचमुच कठिन है, बहुत कठिन है। और जो हम लोग जो करते हैं, हम लोग कठिन काम नहीं करते, हम लोग सरल काम करते हैं। हम लोग सरल काम करते हैं कि किसी किसी इस पे लिख दिया, उस पर लिख दिया, लेकिन जो प्रेम लिखता है वो कठिन काम लिखता है। क्योंकि प्रेम हमारे समय से खत्म भी हो रहा है। तो प्रेम को दर्ज कर लेना ही जरूरी नहीं है, प्रेम को बचाकर रखना भी जरूरी है। कि अगर किसी एक ने भी इन कहानियों को पढ़ लिया, और किसी नई पीढ़ी के किसी एक व्यक्ति ने भी इन कहानियों को पढ़ लिया, और उसके मन में कहीं ये जाग गया कि प्रेम तो ऐसा होता था, और उसने फिर प्रेम को एक्सप्लोर करने, उस प्रेम को खोजने निकल गया, तो मुझे लगता है कि बड़े बड़े सम्मान सब एक तरफ, और मनीष वैद्य का काम एक तरफ चला जाएगा, कि उस मनीष की कहानी ने प्रेम को बचा लिया। और ये जो समानांतर कहानियां रचने की कला है, ये मनीष बार बार इसकी हमको झलक दिखाते हैं। स्काई लैब, हम सब बचपन में स्काई लैब के गिरने से डरे रहे, और हमको ऐसा लगता रहा कि आज गिरेगा कि कल गिरेगा। और हम सब चाहते थे, शायद प्रेम करने की उम्र में नहीं थे, लेकिन हम चाहते थे कि स्काई लैब गिरने से पहले हम प्रेम कर डालें। लेकिन न प्रेम आया और स्काई लैब भी नहीं आया। पर इस कहानी में जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि यूक्रेन से लेकर स्काई लैब तक एक पूरा विस्तार है इस कहानी का। एक लेखक की कलम का विस्तार अगर आप देखना चाहें तो स्काई लैब को पढ़िए, कि चिंताएं हैं वहां पर। प्रेम में सारी की सारी जमाने की भी फिक्र है और अपनी भी फिक्र है। सिमटे तो दिले आशिक, फैले तो जमाना है। तो ये वही बात है कि वो प्रेम केवल आशिक के दिल तक नहीं सिमटा हुआ है, उसे पूरे जमाने की चिंता है। और उस जमाने की चिंता उसके अंदर लेखक बीज रहा है। एक लेखक जितना दुनिया को जानता है, उसके पात्र उससे 10 गुना दुनिया को जानते हैं। और एक लेखक दुनिया को जितना कम जानता है, उसके पात्र उतने ही अपढ़ और कुपढ़ रह जाते हैं। तो मनीष के पात्र दुनियादारी की बातें करते हैं और सबकी बातें करते हैं। और फिर अचानक चिड़िहार कहानी में वो एक सेठानी और उस नीली आंखों वाले युवक के बीच का एक एक जो 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 रिश्ता, मनीष धीमे धीमे, जैसे कोई चित्रकार बहुत बहुत हल्के रंगों से कोई पेंटिंग बना रहा हो। हालांकि वो पेंटिंग, वो कहानी आगे चलकर बहुत कड़वी सी हो जाती है, लेकिन प्रेम की तलाश उससे समाप्त नहीं होती।
उस सेठानी के को अगर आप गौर से देखेंगे तो उस सेठानी के पास एक प्रेम की तलाश है, वो प्रेम की खोज में है। और दिक्कत यहाँ पर यही होती है कि अक्सर एक पक्ष प्रेम की खोज में रहता है, दूसरा पक्ष देह की खोज में रहता है, और ये टकराहट इस कहानी में साफ दिखाई देती है। और इस कहानी को पढ़ते हुए हम उन सारी चीजों से गुजरते हैं जो एक एक पूरे समय को हमारे सामने लेकर आती है। बहुत पहले हम सुनते थे कि प्रेम बदल देता है, प्रेम एक दूसरे को बदल देता है। मैंने एक कहानी पढ़ी थी, उसमें मैंने ये देखा था कि एक व्यक्ति को एक किसी ब्रांड का कोई कोल्ड ड्रिंक पीना पसंद नहीं होता है, वो उससे घृणा करता है कि मैं नहीं पीता इसे। वो प्रेम में पड़ जाता है, और उसकी जो प्रेमिका होती है उसे वही ब्रांड का कोल्ड ड्रिंक पीना पसंद होता है। तो धीरे 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 वो एक कोई विदेशी भाषा की कहानी थी, और मैं उसमें देखता हूँ कि वो धीरे धीरे उसके अंदर का वो जो घृणा होती है उस कोल्ड ड्रिंक के प्रति, वो धीरे धीरे प्रेम में बदलती चली जाती है। ये प्रेम की ताकत होती है। वहां उस कोल्ड ड्रिंक के माध्यम से उस कहानीकार ने बताने की कोशिश की थी कि घृणा अंततः धीरे धीरे प्रेम समाप्त कर देता है, और प्रेम आदमी को बदल देता है। मनीष ने इस पर एक बहुत पावरफुल कहानी बांध लिखी है। जब आप बांध को पढ़ते हैं तो आप प्रेम में पूरा का पूरा परिवर्तन देखते हैं, एक पूरा का पूरा पर्सनालिटी शिफ्ट देखते हैं कि एक व्यक्ति का पूरी पर्सनालिटी बदल गई है जो बांध बनाने आया है। ये इस कहानी पर मुझे लगता है मनीष की कहानी कहाँ छपी मुझे नहीं पता, और इस पर चर्चा थोड़ी कम हुई है। और जब मैं इसको पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि पूरी कहानियां एक तरफ और बांध कहानी एक तरफ, कि एक बांध बनाया जा रहा है, और उस बांध को बनाने के लिए एक इंजीनियर, या उसके बारे में बहुत विवरण नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ इंजीनियर ही है, वो आया है, सर्वे कर रहा है, बांध बांध बना रहा है। और उस बांध के डूब में बावरी बावरी उसका नाम नहीं, लेकिन बावरी का गांव आ रहा है। तो बावरी प्रोटेस्ट कर रही है, वो उस इंजीनियर से प्रेम में है, वो इंजीनियर के साथ प्रेम में पड़ गई है, और लेकिन उसका प्रोटेस्ट जारी है कि ये बांध में मेरा घर डूबेगा, मेरे जंगल डूबेंगे, ये सब डूबेंगे। और वही वही कोल्ड ड्रिंक के प्रति घृणा और कोल्ड ड्रिंक के प्रति प्रेम। इस कहानी का अंतिम दृश्य मनीष ने बहुत अद्भुत रचा है। और हम लोग कहते हैं कि हृदय परिवर्तन नहीं होता। हृदय परिवर्तन होता है, लेकिन रातों रात नहीं होता। जो फिल्मों में दिखाते हैं कि ऐसा हुआ और वो तुरंत 5 मिनट में हृदय परिवर्तन हो गया। हृदय परिवर्तन एक लंबी प्रक्रिया होती है, वो रसरी आवत जात से सिल पर परे निशान वाली होती है, कि आपको लगातार कई कई वर्षों तक प्रयास करना होता है, तब हृदय परिवर्तन होता है। और आप दादा, इसमें एक चीज बड़ी बड़ी सुंदर है इसके अंत में, कि वो इंजीनियर अंत में बांध के विरोध में धरना दे रहे लोगों के बीच में बैठा हुआ भाषण दे रहा है। मुझे लगता है कि इस कहानी को पढ़कर प्रेम का वो रूप दिखाई देता है कि प्रेम कैसे पूरा का पूरा पर्सनालिटी शिफ्ट करता है, वो कैसे एक्सप्लोर करता है कि हर आदमी के अंदर कहीं ना कहीं एक मीठा जल का सोत छुपा है, एक प्रेम की नमी छुपी है। आपको एक्सप्लोर करते, आपको तलाशते हुए उस हृदय के उस हिस्से तक जाना पड़ेगा। वहां एक छैनी हथौड़ी लेकर धीरे 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 वर्षों तक प्रयास करना होगा, तब वो धीरे धीरे नमी बाहर आनी शुरू होगी, और उस इंसान का हृदय परिवर्तन तब होगा। ये एक कहानीकार की बड़ी सफलता है। मनीष ने इन सारी कहानियों को बहुत मन से रचा है। जो मैंने शुरू में भी कहा कि प्रेम को ऐसे रचना, और जैसे चुप्पियों के पीछे बीता हुआ बसंत, इसमें नसीम आपा और महेश भैया के बीच की छोटी सी कहानी है, और वो प्रेम कहानी जो कभी भी उस पार नहीं पहुंचती है, और उसमें एक पत्रवाहक है। उस पत्रवाहक के नजरों से हम इस पूरी कहानी को देखते हैं। हम उस पीढ़ी के लोग हैं जो, मैं, भालचंद दादा, मनीष, हम सब कभी ना कभी पत्रवाहक बने हैं, और हमने पत्रों को इधर से उधर पहुंचाया है। ये पाप हो तो पाप किया है, और ये पुण्य है तो पुण्य किया है। और उसके बाद में हमारे बाद की पीढ़ी ने भी हमारे पत्रों को इधर से उधर पहुंचाया है। तो हम पत्र वाले लोग हैं। हमें संदेश वाहक की आवश्यकता पड़ती थी, हमें कासिद की जरूरत पड़ती थी, हम मोबाइल के लोग नहीं थे। लेकिन उस पत्रवाहक की नजरों से उस प्रेमिका के आज के जीवन को देखना, और उसके स्थगित जीवन को देखना, उसके ठहरे हुए जीवन को देखना, और उस ठहरे हुए जीवन के पीछे का सच तलाश करना कि इसका नाम नसीम आपा है और उसका नाम महेश भैया था। एक
सांप्रदायिकता का बहुत जरा सा इशारा है, कि धर्म की तरफ इशारा है, कि अगर ये धर्म एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होते तो शायद नसीम का जीवन और बेहतर होता। तो हमने तो मनीष की इन सारी कहानियों में मुझे लगता है कि हम अभी तक 21वीं सदी के 25 साल बीत जाने के बाद भी, ये कहानियां पिछली सदी की हैं, पर हम अभी सोच लें कि क्या हम आज भी प्रेम को स्वीकार करते हैं? हम क्या आज भी नसीम आपा और महेश के बीच के प्रेम को स्वीकार करेंगे? तो जब तक ये प्रेम स्वीकार्य नहीं होगा, तब तक ये कहानियां जिंदा बनी रहेंगी। एक कहानी तब मर जाती है जब उस कहानी के सरोकार खत्म हो जाते हैं। लेकिन ना तो हमारी प्रेम को लेकर आज भी वैसी स्वीकृति आ रही है। आज भी भूली भटियारिन ठगी जाएगी, वापस भाग कर आएगी। आज भी रज्जो और करीम नहीं मिलेंगे। आज भी महेश भैया और नसीम नहीं मिलेंगे। और उनके नहीं मिलने के पीछे हमारा समाज, हम सब एक कारण बनेंगे, हमारा धर्म एक कारण बनेगा। तो ये प्रेम तब तक स्थगित ही रहेगा। और जब तक वो प्रेम स्थगित रहेगा, तब तक ये कहानियां चलती रहेंगी। और इन कहानियों का सफर बहुत लंबा है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आने वाले 75 सालों में भी हम प्रेम को स्वीकार करना सीख पाएंगे। तो जब तक आप प्रेम नहीं स्वीकार करेंगे, तब तक मनीष वैद्य जैसे कहानीकार ये रचते रहेंगे, इस तरह की अधूरी कहानियां रचते रहेंगे। और ये पात्र हमारे सामने खड़े होकर हमसे लगातार सवाल पूछते रहेंगे, और हमारे अवचेतन में बसे रहेंगे। और बार बार हमको रात को नींद में सोते से जगा के कोई नसीम आ जाएगी, कोई रज्जू आ जाएगी, और वो आकर हमें जगाएगा और पूछेगा कि मेरा क्या हुआ, मेरे प्रश्नों का क्या हुआ, मेरे प्रेम का क्या हुआ। ये सारे सवाल बने रहेंगे रहती दुनिया तक, क्योंकि ये सवाल खत्म होने वाले नहीं है। बहुत बधाई मनीष को इन सब कहानियों के लिए और इस अद्भुत प्रेम के लिए। धन्यवाद। चुप्पी क्यों हो गई भाई? मैंने तो समाप्त कर दिया वक्तव्य, रेखा जी शुरू करें। लगता है रेखा जी का जी, अब मैं क्षमा चाहूंगी, थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम हो जा रहा है बीच बीच में। अच्छा 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 और बहुत अच्छी बातें सर ने कही प्रेम, इस किताब के बारे में, प्रेम के बारे में। भालचंद्र सर ने बताया कि इनकी किताब में जो कहानियां है वो प्रेम आकस्मिक है और मजबूत पात्रों से भी जुड़ा हुआ है। वहीं पंकज सुबीर सर ने बताया कि प्रेम अधूरा है, उसमें समर्पण है और हृदय परिवर्तन भी है। कई पात्र ऐसे हैं जो हमेशा हमारे अवचेतन में बने रहेंगे और उनसे जुड़े सवाल, उनसे जुड़ा जो प्रेम है, वो भी हमारे हृदय में बने रहेंगे। बहुत ही अच्छी प्रतिक्रिया आपने दी है सर। और मनीष वैद्य सर को अभी मैं बता दूं कि सभी जानते हैं कि वांगची पुस्तक के लिए इन्हें स्पंदन कृति सम्मान पुरस्कार प्राप्त हो रहा है। और मुझे बहुत खुशी है और गर्व महसूस करी कि उस पुस्तक की परिचर्चा के समय अटूट बंधन पर मैं भी उपस्थित थी। और आज ये सम्मान की भी खुशी है हम सभी के बीच। तो सभी दर्शकों और श्रोताओं की तरफ से ये अटूट बंधन पूरे परिवार की तरफ से मैं मनीष वैद्य सर को बहुत-बहुत बधाई देती हूँ। और ये हम सभी के लिए गर्व की बात है। बहुत-बहुत बधाई सर आपको। अब मैं आगे बढ़ती हूँ अपने अगले वक्ता की तरफ। वो है आदरणीय वंदना वाजपेयी जी। मैं इनका संक्षिप्त विवरण दे दूं कि वाराणसी में ये जन्मी है और कानपुर विश्वविद्यालय से इन्होंने एमएससी बीएड की शिक्षा प्राप्त की है। इनकी 3 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुकी है। वो फोन कॉल, विसर्जन और विहान की आहट। इसके साथ ही एक कविता संग्रह भी इनकी प्रकाशित हो चुकी है, जीवन का रेखा गणित उस किताब का नाम है। इन्होंने दूसरी पारी संस्मरण संग्रह जो है उसका संपादन भी किया है और ये अनुवाद, स्क्रिप्ट राइटिंग, कॉमिक राइटिंग से संबंधित कार्य भी कर चुकी हैं। बहुत-बहुत स्वागत है वंदना मैम आपका। आप कृपया अपनी प्रतिक्रिया इस पुस्तक पर हम सभी के बीच रखिए। सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो मनीष जी को बहुत-बहुत बधाई स्पंदन सम्मान के लिए और निरंतर सम्मानित होते रहें। और आज उन्होंने इस चर्चा में मुझे भाग लेने के लिए कहा, तो इसके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। इस कहानी पर बात करने से पहले मुझे चूहेदानी कहानी याद आ रही, क्योंकि एक लेखक और पाठक का संबंध किसी कहानी से शुरू होता है और मेरा संबंध मनीष वैद्य जी के शब्दों से इसी कहानी से शुरू हुआ था। जब मैंने चूहेदानी कहानी पढ़ी तो मैं बहुत आश्चर्य में पड़ गई कि इतनी बिंबों से भरी, इतनी सुंदर कहानी कैसे कोई लिख सकता है।
सबसे पहला प्रश्न तो यही आता है कि इतनी बारीक तरीके से कहानी कैसे लिखी जा सकती है। और बाद में जब वो चूहेदानी निकलती है, पता चलता है कि चूहेदानी बाजार है और हम सब चूहे हैं, तो ये पसंद करने के बाद भी मुझे लगा कि यहाँ पर थोड़ी सी गलती हुई है। दरअसल वो चूहेदानी मनीष वैद्य जी का लेखन है और पाठक वो चूहे हैं जो उसमें फंस जाते हैं बार बार। तो उनका तब से लेकर के मैं लगातार लेखन फॉलो कर रही हूँ। फुगाती का जूता मैंने उसके बाद खरीदी, फिर वांगछी पे चर्चा भी हुई है यहाँ पर, और अब गुलाबी इच्छाएं। तो लगातार मैं किताबें पढ़ती रही और लगातार आश्चर्य में पढ़ती रही कि इतनी सारी सुंदर कहानियां कैसे लिख सकती। जब स्पंदन सम्मान की घोषणा हुई तो वांगछी ज़हन में आ गया और बात गुलाबी इच्छाओं पे होनी थी। तो दोनों में एक चीज होती रही, कभी चूहेदानी की तरफ मन जा रहा था, कभी वांगछी की तरफ मन जा रहा था, और कभी गुलाबी इच्छाओं की गुलाबी कहानियों पे मन जा रहा था। एक तरफ यथार्थ की खुरदुरी भूमि पर लिखी हुई कहानियां जहां पर बहुत जटिलता है, दूसरी तरफ प्रेम जैसी कोमल भावना। लेकिन एक लेखक का ही ये विस्तार है कि एक तरफ वो बाह्य जगत भी देख रहा है और एक तरफ वो आंतरिक जगत भी देख रहा है, जहां से वो मन की कोमलता को बचाता है, उस तरलता को बचाता है, जिससे वो बाह्य जगत की जो भी यथार्थ है उससे जूझ सके। तो प्रेम का ही विस्तार नहीं, हम सबका लेखक का विस्तार है। इन कहानियों में जब मैं गुजरी तो चूंकि प्रेम की कहानियां हैं तो सबको अच्छी लगनी ही है, और प्रेम पर लिखना कठिन होता है, सब कह चुके हैं, और मैं भी मानती हूँ कि प्रेम पर लिखना बहुत कठिन है, क्योंकि जिस चीज पे इतना लिखा जा चुका है, इतना लिखा जा चुका है, उस पर आप नया क्या लाएंगे। एक बार पीएचडी की किसी स्टूडेंट से बात हो रही थी, तो उसने कहा कि वो हिंदी की स्टूडेंट थी, उसने कहा तुलसीदास पे पीएचडी करना सबसे मुश्किल है। मैंने कहा क्यों? उस समय मैं इतना समझती नहीं थी, तो अपने कॉलेज लाइफ की बात बता रही हूँ। मैंने कहा इतना लिखा जा चुका है, उन पे नया कहाँ से लाएं। तो जब प्रेम पे लिखा जाता है तो लेखक के लिए एक चुनौती होती है कि वो नया कहाँ से लाए। लेकिन खुशी की बात है, और मेरे मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो नया ही नहीं लाए, वो अपनी ही शैली में प्रेम को उसी तरीके से ले गए। तो जब मैं इन कहानियों से गुजरती हूँ तो इनमें छल भी है, पहला क्रश भी है, प्रेम भी है, प्रतीक्षा भी है, अकेलापन भी है, और सबसे ज्यादा जो चीज सारी कहानियों में जो मूल ध्वनि सुनाई दे रही है, वो मुझे सुनाई दे रही है स्मृतियों की। ये प्रेम उस गुजरी स्मृतियों के साथ चल रहा है जो अब नहीं है, और उस मिठास को फिर से चखना चाहता है। गुलाबी इच्छाएं में जो गुलाबी अमरूद है वो स्वयं प्रेम है, जिसको वो चखना चाहता है, जिसका आधा टुकड़ा उस लड़की ने खा लिया है, आधा टुकड़ा उसके हाथ में बचा हुआ है, और उस वो प्रेम को फिर से महसूस करना चाहता है। इसी पर मैंने कभी एक मुक्तक लिखा था, छूटे ते रेत सम ही उंगली की पोर से जो, छूटे ते रेत सम ही उंगली की पोर से जो, अब भी बसे हैं मन में अनहद की डोर से वो। आंखों से कब नुमाया होते हैं सारे आंसू, जैसे धंसे हृदय में मोती की लोर से हो। तो ये सारी कहानियां उसी मोती की लोर की तरह, मोती की डोरी की तरह, मोती की माला की तरह हृदय में धंसी हुई हैं, और पाठक के भी हृदय में उसी तरह से धंस जाती हैं। चूंकि मनीष वैद्य जी को मैंने निरंतर पढ़ा है, तो मैं केवल इन कहानियों के बरक्स नहीं, मैं उनके पूरे लेखन को देखती हूँ, तो उसमें जो मुझे विशेषताएं लगती हैं कि वो लोक कथाओं और किंवदंतियों का बहुत सुंदर प्रयोग करते हैं। हालांकि यहाँ पंकज सुबीर जी भी बैठे हैं और उन पे भी यही विशेषता मैंने उनकी कहानियों में भी देखी है। दूसरा, कहानी के अंदर कहानियां बुनने की कला, ये बहुत मुश्किल होता है। वो कहानी के अंदर कहानियां बुनते चले जाते हैं, एक कहानी कह रहे हैं उसके अंदर कोई दूसरी कहानी भी चल रही, फिर तीसरी कहानी भी टकरा जाएगी, और इस सारी कहानियों को एक साथ ला करके जोड़ते हैं, और इस खूबसूरती से जोड़ते हैं कि कहीं तारतम्य टूटता नहीं है। तीसरी चीज जो मैंने देखी कि उनकी कहानियों में जो बिंब रूपक ये बहुत अधिक प्रयुक्त होते हैं, लेकिन इतने सरल होते हैं कि कहानी की गहनता के बाद भी, जैसे बिंब और रूपक का प्रयोग करने से कई बार कहानी को जटिल बना देता है, लेकिन यहाँ पर बिंब और रूपक प्रयोग होने के बाद भी कहानी कहीं जटिल नहीं होती, वो सहज और सरलता के साथ वैसे ही बढ़ती जाती है। ये कहानियां प्रेम की कहानियां हैं। तो इन कहानियों में मैंने एक बात और देखी, वो कई कहानियों में नाम नहीं लिखते हैं, वो लिखते हैं लड़की और लड़का। ये इस तरह का प्रयोग क्यों करता है कोई लेखक? इसलिए क्योंकि प्रेम सार्वभौमिक है, वो किसी एक जगह बंधा हुआ नहीं है, किसी एक लड़की की बात नहीं हो रही है, किसी एक लड़के की बात नहीं हो रही,
आप समझ लीजिए, एक फ़िल्मी गाना मुझे याद आ रहा है, जो हमने दास्ताँ अपनी सुनाई, आप क्यों रोए, तबाही तो हमारे दिल पे आई, आप क्यों रोए। तो ये जो एक पे बीतती है, वो दूसरे पे भी बीतती है, तो वो एक पात्र का नाम नहीं देके कई जगह लड़की-लड़का का प्रयोग करते जाते हैं। दूसरी बात है, उनकी कहानियों में कथा रस भर-भर के होता है। जैसे प्रेम में जो है वो प्रेम कहानियों में तो लोग साधते ही हैं, लेकिन उनकी हर कहानी में कथा रस भर-भर के होता है। भाषा और शिल्प इतने सुंदर-सुंदर सेंटेंसेस हैं कि हम लोग समीक्षा लिखते कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि कौन-सा सेंटेंस छोड़ें और कौन-सा ले लें, क्योंकि हर थोड़ी दूर पे इतना सुंदर सेंटेंस आ रहा है कि लगता है इसे नहीं छोड़ा जा सकता, इसे नहीं छोड़ा जा सकता। तो ये समीक्षकों को और आलोचकों को बहुत भ्रमित करने वाली बात है और लेकिन पाठकों को बहुत खुश करती है कि क्या छोड़ें और क्या लें। अब मैं जब इन कहानियों से गुज़रती हूँ, तो इसमें प्रेम के जो विविध रूप हैं, तो सबसे पहले तो गुलाबी इच्छाएँ जो कहानियाँ हैं, उस कहानी में वो जो बचपन के पहले प्यार की जो एहसास होता है, उसके साथ प्रकृति का प्यार, वो इतने अच्छे से बुन रहे हैं ना, वो लड़की बताती चल रही है, तुम्हें ये भी नहीं पता, तुम्हें ये भी नहीं पता, ऐसे होता है, ये यहाँ पर ऐसी फसलें उगती हैं, यहाँ पर इस तरीके के पौधे होते हैं, इस पेड़ के नीचे ये होता है, यहाँ बांबी पाई जाती। पूरी कहानी प्रकृति को लेकर के चलती है और उसके साथ एक लड़का-लड़की के प्रेम के साथ, एक प्रेम की छोटी-सी फुहार के साथ, जिसको मन बार-बार उम्र के किसी और पायदान पे पहुँच के ढूँढना चाहता है, जब वो बिल्कुल फीका जीवन जी रहा है, जब उसके जीवन से सारे रंग निकल गए हैं, तब वो ढूँढना चाहता है तो मिलता नहीं है, क्योंकि वो लड़की कहीं हाँ, उस लड़की ने ज़रूर अपनी दुनिया बसा ली होगी, क्योंकि वो प्रेम को समझती थी। दूसरे, इस कहानी में जिस तरीके से उन्होंने दृश्य वर्णन किया, ये कहानी दृश्य वर्णन के कारण एक बड़ी कहानी हो जाती है। किस तरह से वो दीवार में छोटे-छोटे खोखले हैं और उनमें वो पैर रख-रख के चढ़ रही है। फिर लड़का भी पीछे-पीछे जा रहा है, चल नहीं पा रहा, फिर लड़की उतर के आती है, उसकी मदद करती है और उसको दीवार फाँदने में फाँद दिलाती है। इसी तरह से जो एक कहानी और है जिसमें रंगों की ही बात होती है, धरती पर इंद्रधनुष। धरती पर इंद्रधनुष कहानी में भी, हालाँकि मुझे कई बार लगा कि मनीष वैद्य जी ने जो स्त्री मन को बहुत बेहतर ढंग से बोला है। जैसे कहते हैं ना कि स्त्री बहुत भावनाओं से प्रेम करती है और पुरुष छिटकता है। ये कई कहानियों में मुझे स्त्री मन को समझने में की इनकी विशेषता दिखाई पड़ी। जैसे कि इंद्रधनुष धरती पर इंद्रधनुष कहानी में भी वो स्त्री जो है वो, उसके पास बहुत सारे रंग हैं। उन रंगों से लड़का प्रेम करता है, लेकिन वो पहुँच कहाँ जाता है? शहर में, जहाँ कोई रंग नहीं है। अभी हम लोग पिछले दिनों बात कर रहे थे कि हमारा जो भारत देश है वो बहुत रंगों से बना हुआ है। हम लोग बहुत कलरफुल लाइफ जीते हैं, हमारे बहुत सारे त्योहार हैं, कलर्स हम लोगों को पसंद है। लेकिन विदेश में जब जाते हैं तो वही भारतीय जो है वो बेज कलर या बिल्कुल फीके रंग ऐसे पसंद करने लगते हैं। और भारतीय भी जब मतलब उनकी रुतबा बढ़ जाता है या उनके पास पैसे बढ़ जाते हैं, तो इन डल रंगों को पसंद करने लगते हैं। शहर रंगों को छीन रहा है। यहाँ पर जो हमारे लोक धर्म है, हमारी लोक संस्कृति है, वो रंगों को सहेजती है। ये रंग विविध धर्मी होते हैं, विविधता लिए होते हैं और सबको समावेश करने वाले होते हैं। लेकिन शहर उन रंगों को छीनता चलता है। लड़का जब शहर जाता है तो उसकी रंगों को वो शब्दों में बदलता है और शब्दों का वो व्यापार करता है। यहाँ लड़की के जो रंग छिटक रहे थे, वो उसके स्वाभाविक रंग थे, लेकिन जब व्यापार होने लगता है तो बाजार लड़की के उन रंगों को खा लेता है, उन रंगों को छीन लेता है। ये कहानी प्रेम कहानी के साथ-साथ एक गंभीरता की तरह ये इशारा भी करती है कि मात्र प्रेम कहानी नहीं है, ये बाजार का वो जाल भी है जो एक मासूम रंगों को छीन करके बेरंग दुनिया में ले आता है और लड़के के अंदर के भी सारे रंग खत्म हो चुके हैं और वो उन रंगों को ढूँढना चाहता है, उन रंगों को पाना चाहता है, लेकिन फिर वही बात है कि दिल ढूँढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। लेकिन जब आप आगे बढ़ जाते हैं तो कई बार पीछे की यात्रा बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो कहानियाँ आगाह भी करती हैं कि आप कुछ पाने के लिए छोड़ क्या रहे हैं। जैसे गलतान खिरनी में जो खिरनी गलतान एक बहुत सुंदर बिंब है, गलतान खिरनी, जो पका हुआ प्रेम है, जो प्रेम बिल्कुल पक गया है, जिसके अंदर इतनी गहराई आ गई है कि कड़वी नीम भी मीठी लग रही है। उस गलतान खिरनी में वो मीठी नीम
लगने वाला जो स्वाद है वो लड़का नहीं चाह रहा है उस समय, वो तो नीम कड़वी ही समझ रहा है। वो बैग पर बने हुए हिरन की तरह भाग जाना चाहता है, वो प्रेम को नहीं छोड़ता है, वो घर छोड़ता है, गांव छोड़ता है, शहर छोड़ता है और भागता चला जा रहा है। लेकिन उसके जीवन में सिर्फ दौड़ भाग रह गई है। प्रेम ठहरा हुआ है, प्रेम ठहरना सिखाता है, विकास हमें भागना सिखाता है। ये दो चीज जो बिंब हैं वो कहानी की अवान्तर कथा में चल रहे हैं। जैसे कि कहानी की मुख्य कथा प्रेम को ले रही है और अवान्तर कथाएं कई ऐसे बिंब रच रही हैं जो बाजार और विकास को की अवहेलना करते हुए बता रहे हैं कि विकास हमसे छीन क्या रहा है। लड़का भागता जा रहा है, शांति उसके मन में भी नहीं। वो बाद में भी अपने प्रेम को छिपाना चाहता है क्योंकि उसको विकास ही समझ आ रहा है। उसके जीवन से शांति और गलतान खिरनी दोनों छिन गई हैं, लेकिन विकास आ गया है। लड़की के जीवन में जो फिर भी इससे बेहतर है डॉक्टर सुनीता से। लड़की के मन में जो मतलब क्या कहते हैं कि जो अकेलापन आ गया है, उसके पास फिर भी वो जंगल है, खेत हैं, वो यादें हैं, स्मृतियां हैं, वो सहेज लेगी। क्योंकि स्मृतियां जो हैं वो जोड़ती भी हैं, तोड़ती भी। जिनके पास स्मृतियों का धन है, जो उनको सहेजना जानते हैं, जो झील की तरह हो जाते हैं, ठहरना जानते हैं, प्रेम उनके पास आकर के टिक जाता है, प्रेम उनके पास आकर के हमेशा बना रहता है। इसी तरह से हरसिंगार सी लड़की, शायद इस पे किसी ने बात नहीं करी है, तो मुझे ये कहानी भी बड़ी अच्छी लगी कि एक लड़की एक ऐसी जगह जाती है, वो दरोगा की लड़की है और ऐसी जगह जाती है वहां पर कोई भी ऐसा नहीं होता है जो उसको समझ सके, क्योंकि सारे गांव के लोग हैं। लेकिन उसके जाते ही सब बदलने लगते हैं। वो मास्टर जी जो हिंदी ही पढ़ाते थे वो अंग्रेजी के शब्द इस्तेमाल करने लगते हैं। और एक लड़का जो उससे प्रेम करने लगता है, जो पहला क्रश होता है, जो बच्चों में होता है कि दोस्त उसका शोषण भी करने लगता है, कहने लगता है, उसको कल्पना के लोक में ले जाता है। लड़के को क्रश है, लड़की को कुछ नहीं है, लेकिन वो दोस्त उसका फायदा उठाता है और उसे कल्पना के लोक में ले जाता है। और कल्पना के लोक में ले जा करके उसको उसके साथ ये करता है कि चीटिंग करवा लेता है और वो चीटिंग करता रहता है और पास भी हो जाता है। लेकिन वो लड़का धोखा खा जाता है क्योंकि उसको पता चलता है कि सारी शैतानी तो उसके दोस्त की नहीं। तो प्रेम में धोखा भी होता है, प्रेम में चीटिंग दोस्त भी करते हैं, वो व्यक्ति नहीं करता है। तीसरी कहानी जो धोखे वाली है, जिसमें प्रेम में धोखा है, कहानी कौन सी है? चिड़ीहार। चिड़ीहार कहानी में एक स्त्री जो प्रेम से वंचित है, उसका पति केवल व्यवसाय में लगा है, स्त्री का मन प्रेम से वंचित है। उसको एक व्यक्ति मिलता है और वो उसके साथ प्रेम में डूब जाती है, लेकिन व्यक्ति जो है वो जानता है, वो पुरुष जानता है, प्रेमी जानता है कि ये प्रेम केवल थोड़े समय का है, ये ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। तो वो उससे जेवर लेने लगती है, जेवर लेने लगता है। कभी अंगूठी लेता है, कभी सोना लेता है, धीरे धीरे उसका खजाना खाली करने लगता है। तो ये कहानी कैसे कह सकते हैं कि आज के संदर्भ की कहानी नहीं है। आज तो यही हो रहा है, प्रेम के नाम पे धोखा भी हो रहा है, प्रेम के नाम पे चीटिंग भी हो रही है, प्रेम के नाम पे लूटपाट भी हो रही है। तो ये कहानियां ऐसा नहीं कि पुराने ही प्रेम की, पुराने पृष्ठभूमि पर आज की रचनाएं भी उन्होंने आज के प्रेम को भी दिखा दिया है कि आज इस तरह से हो रहा है। तो वो धोखा खाती जरूर है, लेकिन वो उसका सेंटेंस जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि असली चिड़ी मार तो मेरा मन ही था। वो चिड़ी मार उस लड़के को दोष से मुक्त करती है और कहती है कि प्रेम के इस कल्पना लोक में, प्रेम के इस तिलिस्म में हम खुद ही फंस जाते हैं। सच्चे प्रेम की तलाश और सच्चे प्रेम को समझना भी एक बहुत जरूरी चीज है। ये आज की युवकों को एक तरह से ये दिखा भी नहीं कि सच्चा प्रेम क्या होता है, और वही आगाह भी कर रही है जो आज के बच्चे पढ़ेंगे, आज के युवा पढ़ेंगे कि प्रेम जो है, सच्चा प्रेम यही नहीं है कि आप इस तरह से देख रहे, बल्कि आपको प्रेम को समझना भी पड़ेगा। आप धोखा ना खा जाइए, जो आजकल धोखे वाला प्रेम चल रहा है। और सबसे खास बात यह है कि इन कहानियों में कहीं भी प्रेम देह को नहीं छूता है, प्रेम मन में चल रहा है। प्रेम असल में तो मन, देह उसका आयाम हो सकता है, लेकिन असली प्रेम तो मन की ही सुगंध है, सहसार का कमल है, वो जो ब्रह्मरंध में खिलता है, जहां जाकर के व्यक्ति मोक्ष की तरफ प्राप्त हो जाता है। वो प्रेम की पायदान पहली तो लौकिक ही होती है,
उसके बाद आध्यात्मिक जाती। तो कहानियां उस लौकिक प्रेम को उस आध्यात्मिक प्रेम से भी कनेक्शन बनाती हैं। जब आप सारी कहानियां पढ़ते जाएंगे तो आपके मन में एक पुष्प तो जरूर खिलेगा, और वो पुष्प होगा एक दैवीय प्रेम का, एक दिव्यता का। और जो पहली कहानी थी जिसके उसके ऊपर लिखते लिखते मुझे एक मतलब एक शेर भी लिख गया। इंतजार ने तेरी इतनी इनायत साथ की, इंतजार ने तेरे इतनी इनायत साथ की, खुद ही खुद को खत लिखा और तुझसे बात की। तो मतलब यहाँ पर वो कहानी में वो खुद को खत लिखती है, और उसकी नौकरानी जानती है कि जोया की वो खुद को खत लिख रही है, लेकिन उसने एक खुद को बचाने के लिए अपने मन की, बड़ी मनोवैज्ञानिक कहानी है। मुझे इस कहानी में इतना मनोविज्ञान नजर आया कि एक स्त्री अपने मन को बचाने के लिए, क्योंकि हमारा मन विरोधी हो जाता है, नकार भाव आता है, जो हमारा सबसे प्रिय है वो इस दुनिया से जा कैसे सकता है। मुझे अपनी बुआ का किस्सा याद आता है कि जब वो मतलब वो बहुत कम उम्र में विडो हो गई थी, और वो मतलब नदी में फूफा जी बह गए थे, तो वो हमेशा बुढ़ापे तक याद करती रहती थी, कभी आ जाएंगे तो हम उन्हें पहचान तो नहीं पाएंगे। अब तो तब तो दाढ़ी मूछे भी नहीं थी, रेखा भी नहीं आई थी। तो ये जो मन है ना, उसको नकारता रहता कि नहीं वो कहीं होंगे, सुरक्षित होंगे। ये कहानी उस मनोविज्ञान को लेके चलती है, डिनायल मोड को लेके चलती है। जो मन, प्रेम की सुगंध भी है बाहर से, लेकिन अंत में अंदर कहानी के अवान्तर कथा में वो मनोविज्ञान है डिनायल मोड का, कि किस तरह से इंसान उस डिनायल मोड में अपने को अलग अलग उपक्रमों में, जहां वो नहीं देख पाता है अपने प्रियजन को और उसको स्वीकार नहीं करना चाहता उसकी मृत्यु को, ये कहानी वहां ले जाती है। और इसी तरह से हर कहानी के लिए कहाँ तक बोले, हर कहानी ऐसी है जैसे कि नीले पंखों वाली चिड़िया। नीले पंखों वाली चिड़िया में जो है कहानी दाम्पत्य जीवन की कहानी के साथ एक स्त्री का स्त्री से प्रेम दिखा रही है। कहानियां केवल स्त्री पुरुष की कहानियां नहीं है, कहानियों में प्रेम के इतने विविध रंग हैं कि जिनको बारीकी से पकड़ना पड़ता है। यहाँ स्त्री पुरुष की जगह दो स्त्रियों का प्रेम है, जो रिश्तेदार भी नहीं है, एक दूसरे से परिचित भी नहीं, एक दूसरे को जानती भी नहीं, लेकिन वो जब उसको सब त्याग देते हैं, उसकी बेटी भी त्याग देती है, क्योंकि वो भी एक क्रूर पिता से अपने को बचाने के लिए अपने प्रेमी के साथ चली जाती है। लेकिन वो जो लड़की है मार्था है, वो नर्स है, वो धीरे धीरे उसमें अपनी माँ देखने लगती है और ये उसमें अपनी बेटी देखने लगती है। कितना खूबसूरत है ये संसार, जहाँ हमारे अपने धोखा दे जाते हैं, वहीं कोई आता है वो हमारा दामन थाम देता है। प्रेम इतना इतना हर जगह बिखरा हुआ है ना, कि उसको समझने की जरूरत होती है। लोग अकेले इसलिए पड़ जाते हैं क्योंकि वो दूसरों के लिए दरवाजे बंद कर देते हैं। हमें लगता है ये हमारे अपने हैं, इन्हीं से हमें प्यार मिलेगा। खुदा की दुनिया में ऐसा नहीं कि प्यार ना हो, जहां उम्मीद है इसकी वहां नहीं मिलता। तो उम्मीद आगे बढ़ा करके अगर देखेंगे तो कहीं और मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो दो लोगों का जो कि अपने आपके जीवन में कोई कोई अभाव झेल रहे हैं, वो माँ का अभाव झेल रही है और ये बेटी और परिवार का अभाव झेल रही, दोनों के अभाव मिल जाते हैं और दोनों एक दूसरे से एक प्रेम के एक मधुर बंधन में चली जाती हैं। चिड़ियाघर में प्रेम, प्रेम के लिए तो कोई जगह ही नहीं है। दो प्रेमी हैं, मिलना चाहते हैं एक दूसरे से, वो उनको कहीं जगह नहीं मिलती, कहीं पेड़ की छाया नहीं मिलती है कि शहर इतना। अब इस कहानी में भी प्रेम है, लेकिन उसके साथ साथ जो शहरीकरण हुआ है उसकी विडंबना यह है कि शहर में कहीं प्रेम के लिए जगह ही नहीं है। पार्क में जाते हैं तो पार्क में कहीं जो है रिनोवेशन का काम हो रहा है, कोई पार्क बंद है, 5 बजे खुलेगा, तो उनको जगह मिलती है चिड़ियाघर में, जहाँ चिड़ियाएं कैद हैं, जहाँ जानवर कैद हैं। वो लड़की कहती है कि इसके यहाँ एक पिंजड़ा बना लें। तो चिड़ियाघर प्रेम का एक पूरा पिंजड़ा है, जहाँ इंसान प्रेम मुक्त है। चिड़ियाघर में जहाँ पशु पक्षी जो है कैद में है, वहां प्रेम मुक्त है। कितनी सुंदर रूपक रचा है कि प्रेम को कहीं भी जगह नहीं मिल रही है, लेकिन जहाँ जीव जंतु जानवर है वहां प्रेम मुक्त हो जाता है। तो इसी तरह से हर कहानी में बांध कहानी का बहुत अच्छा जिक्र किया कि बांध कहानी में प्रेम किस तरीके से बदल देता है। वो लड़का किस तरीके से जो बांध बनाने आया था और बड़ी बहस करता है कि बांध बनना बहुत जरूरी है। ये कहानी प्रकृति और पर्यावरण के संरक्षण का एक धीमा सा संदेश देती। प्रेम तो हर जगह है, प्रकृति और पर्यावरण का संरक्षण भी तो प्रेम है। उस
प्रकृति और पर्यावरण के संरक्षण का जो बीज रोप देती है, वही बांध के को ना बनाए जाने के लिए विरोध मोर्चा में खड़ा हो जाता है। तो ये कहानियां कहीं बाजारवाद से भी जुड़ती हैं, कहीं प्रकृति पर्यावरण के संरक्षण की बात करती है, कहीं मनोविज्ञान से जुड़ती हैं, और कहीं पर जो है वो स्त्री के या जो प्रेम कहानियों का है संग्रह। जो स्त्री पुरुष के स्त्री और स्त्री के संबंध बन रहे हैं, जो समाज में और लोगों के माध्यम से प्रेम मिल रहा है, उन पर भी अपनी बात रखती। इस तरीके से ये विस्मृत स्मृतियों के साथ साथ एक मीठी सुगंध के साथ साथ इतना कुछ रोक जाती है जो पाठक इसे याद कर रखा रहेगा। और उसके साथ साथ जो बात अक्सर कथ्य के ऊपर बात करते हुए हम नहीं करते, हम लोग कथ्य की बात करते हैं और ये सोचते हैं कि पाठक को लगा कैसा। तो उसके लिए इसमें बीच-बीच में इतने सुंदर कोटेशंस हैं, और मैं मतलब क्या ही बताऊं, मुझे इतनी जगह मैंने उनको इम्पोर्टेंट लिखा है, इतनी जगह उनको कोट किया है, इतनी जगह उन पे अंडरलाइन किया है कि मुझे लगा कि पूरी तृप्ति मिलती है जब आप ऐसी कोई किताब पढ़ती हैं। तो आप इसलिए इसको जरूर पढ़ सकते हैं कि इसमें प्रेम है, और इसलिए भी पढ़ सकते हैं कि इसमें बहुत कुछ ऐसा है जो आपको अपनी तरह से समझने को विवश करेगा। आपको लगेगा कि अगर आपको कहीं अकेलापन लग रहा है, तो आप एक्का की वाइफ की तरह जो है वो अपने अकेलेपन को किस तरह से दूर कर सकते हैं, या फिर मार्था के साथ किस तरह से एक मधुर रिश्ते में आ सकते हैं। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और मनीष वैद्य जी को बहुत-बहुत पुनः बधाई देती हूँ इस सुंदर संग्रह के लिए। मैं सुन रहा हूँ आप लोगों को, बीच-बीच में जी। पानी लेने चले जाता था, पर उसको ऐसी जगह रख लिया जब आप लोगों की आवाज आ रही मुझे। जी, दृश्य में नहीं था मैं, पर श्रव्य में था। जी सर, आप सुन रहे हैं, यही बड़ी बात है। नहीं, मैं भी सुन रहा हूँ, हरिनारायण जी भी आ गए, वो भी सुन रहे हैं। जी, जी। बिल्कुल। हाँ मनीष। रेखा जी बोलिए, फिर मनीष जी को सुनेंगे हम। बहुत धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद वंदना मैम आपका। आपने लगभग हर कहानी को छुआ है और उस पे विस्तृत बात आपने कही है, और सही में ये शब्द का विस्तार नहीं, आपने कहा कि हम सभी लेखकों का विस्तार है। तो बिल्कुल सही बात आपने कही है कि ये जो मनीष वैद्य सर ने लिखा है गुलाबी इच्छाओं में, वो हम सभी लेखकों का एक विस्तार है। कई बार जिस प्रेम को लिखने के लिए हमारी कलम रुक जाती है, हम शब्द विहीन हो जाते हैं, उस जगह से इन्होंने कई अनूठी बातें लिखी, अनूठे भाव लिखे और प्रेम के अलग-अलग रूप को विस्तार से लिखा है अपनी कहानियों और पात्रों के माध्यम से। अब मैं आज के जो किताब के जो लेखक हैं आदरणीय मनीष वैद्य सर, उनकी तरफ मुड़ती हूँ और मैं इनके बारे में बता दूँ कि ये जाने-माने कथाकार हैं और इनकी कई किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिसमें टुकड़े-टुकड़े धूप, फुगाटी का जूता और वांग-ची आदि नाम खास तौर से लिए जाते हैं। फुगाटी का जूता कहानी संग्रह के लिए इनको पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के हाथों अमर उजाला शब्द छाप सम्मान, बागेश्वरी सम्मान, प्रतिलिपि सम्मान और श्रेष्ठ कथा सम्मान प्राप्त हो चुका है। अभी इनकी कहानी संग्रह वांगची के लिए इन्हें स्पंदन कृति सम्मान के लिए घोषणा हुई है। बहुत-बहुत बधाई पुनः आपको सर। इनकी रचनाओं का पंजाबी, मराठी, ताइवान की भाषा और मैंडारिक जो है उसमें अनुवाद हो चुका है। सामाजिक पानी पर्यावरण पर अब तक करीब 400 से अधिक आलेख इनके प्रतिष्ठित पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। तो सर कृपया ये बताइए कि आप जो ये प्रेम के अलग-अलग भाव को जब लिख रहे थे, तो ये कृति जो आपके बीच आई, क्या कुछ इस समय आपके मन में भाव आ रहे थे कि एक पूरी कहानी इस विषय पर ही हो या खुद ब खुद वो बनता जा रहा था? इस पुस्तक कृति के संबंध में सर अपनी बात बताइए हम सभी के बीच कृपया। जी बहुत-बहुत धन्यवाद अटूट बंधन का और खास तौर पर मेरे सभी अग्रज कथाकारों का। भालचंद्र जोशी जी ने बहुत अच्छी बात कही और बहुत बढ़िया ढंग से पूरे संग्रह की कहानियों को डिकोड किया, बल्कि डिकोड ही नहीं किया, बल्कि उसके पीछे की पृष्ठभूमि को और उस कहानी को एक तरह से एक नया आयाम दिया उनकी बातों ने। उन कहानियों को पढ़ते हुए पंकज सुबीर जी ने बहुत अच्छी बातें कही कहानियों को लेकर और बहुत गहराई से उन लोगों ने इन कहानियों को पढ़ा है और अपनी एक बड़ी जो लेखकीय दृष्टि है उनके पास, उस लेखकीय दृष्टि
पर परखते हुए इन कहानियों को देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। और अग्रज कथाकारों को सुनना हमेशा ही अच्छा लगता है, और अपने लिखे हुए पर यदि वो बोल रहे हैं, कह रहे हैं कोई बात, तो वो और महत्वपूर्ण बात हो जाती है मेरे लिए। वंदना वाजपेयी जी ने बहुत अच्छी चीजें कही, और इन कहानियों को बहुत एक तरह से तरतीब से लिखा गया तीनों कथाकारों ने, और बहुत अच्छे ढंग से उन पर अपनी बात तीनों ने रखी। मुझे लगता है मुझे बात करने की बहुत आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कहानियां अपने आप में आपने इतना अच्छा कहा है कि मुझे संकोच है कि मैं क्या कहूँ इस बारे में। लेकिन आज छोटा सा सवाल रेखा जी ने बीच में किया है, उस पर ही कहना चाहूंगा कि ये जो प्रेम कहानियों का संग्रह आया है, इसके पीछे पंकज सुबीर जी की जिद थी, एक तरह से देखा जाए तो। वे लगातार मेरे पीछे इस बात के लिए प्रेशर कर रहे थे, बार बार कह रहे थे मुझे कि मनीष तुम्हारी प्रेम कहानियों का एक संग्रह होना चाहिए। और प्रेम कहानियां कुछ उन्होंने पढ़ी थी और कुछ उन्होंने बाद में पढ़ी, लेकिन वो हमेशा से ये कहते रहे, और ये उनकी शायद जिद थी कि ये संग्रह आ पाया। नहीं तो मैं ये बात सोच भी नहीं पाता प्रेम कहानियों का भी कोई संग्रह इस तरह हो सकता है या हम कर सकते हैं। और उन्होंने ही इसके लिए मुझे बार बार कहा, और ये लाने की जिद भी उन्होंने की, और लाए भी वो खुद इसको। शिमला प्रकाशन से ही ये किताब आई, गुलाबी इच्छाएं, और इसके पीछे इस तरह की बात थी। और प्रेम कहानियों के आने की जहां तक बात रेखा जी कहती हैं कि प्रेम कैसे आता है, तो प्रेम मुझे लगता है कि हमारे जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है, जिसको हम लगभग सब जीते हैं। और जब जीते हैं तो वो जीवन का एक अनुभव के रूप में हमारे बीच में आता है, और वो जीवनानुभव हमसे कहीं न कहीं हमारी कहानियों में आते हैं, हमसे लिखवाते हैं। और जब हम जीवनानुभवों को लिखने लगते हैं तो बहुत सारी चीजें हमारे साथ मुझे लगता है कि रचना प्रक्रिया में अपने आप जुड़ने लगती है, बहुत सारी चीजें आने लगती है। मुझे नहीं लगता कि इन प्रेम कहानियों में से किसी को भी मैंने कृत्रिम रूप से कभी लिखा या कुछ उसमें जोड़ा घटाया। जो लगभग था वही कुछ कह दिया है शायद। थोड़ी बहुत कल्पना उसमें कहीं कहीं 10-20% कहीं आई होंगी, यदि शायद हुआ होगा। नहीं तो ज्यादातर कहानियां इसमें जीवनानुभवों को लेकर, अपने समय को देखकर, अपने समाज को समझते हुए, देखते हुए, गुनते हुए, निरखते हुए शायद आई है कहानियां। और शायद रचना प्रक्रिया भी यही होती है कि हमारे जीवनानुभव हमारे अवचेतन मन में कहीं बैठे होते हैं, और वो कब हमसे कौन सा हिस्सा, कौन सा टुकड़ा कब कहाँ लिखवा लेगा, और वो किस तरह हमारी कहानी में, हमारी रचनाओं में आएगा, शायद मुझे तो अभी तक नहीं लगा। और मुझे नहीं लगता कि रचना प्रक्रिया बहुत कोई इतनी सरल चीज है कि हम कह दें कि हम ऐसा जैसे बनाते हैं हाइड्रोजन मिला के, उस तरह से बहुत आसान नहीं होता। वो शायद अवचेतन में बहुत सारी चीजें हमारी बेहतर जमा होती है, वो कहीं कहानी के रूप में, कहानी की शक्ल में हमारे सामने आती है। तो मुझे तो यही कहानियों में लगता है, मैं इसी तरह शायद लिखता हूँ। और आप सब लोगों ने बहुत अच्छा कहानियों के बारे में इतनी शिद्दत से तो पढ़ा। सबसे पहले तो मुझे वही खुशी है कि आप इतनी शिद्दत से मेरे लिखे हुए को पढ़ते हैं, और इतनी तरह से, इतने आयाम खोलते हुए कहानियों पे आपने चर्चा की। मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरी अग्रज भी मुझे इस तरह पढ़ती है, तो ये मेरा सौभाग्य है, और ये शायद मेरे प्रति उनका स्नेह भाव है। और मेरे लिखे हुए को इतना मान देना मुझे लगता है कि मुझे भावुक करता है, अभिभूत करता है, और मैं आप सबके प्रति बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ। और छोटी सी बात कहना चाहता हूँ जी। मैं ये कह रहा था अभी, जैसे मनीष आपने कहा कि जो कुछ है वो सारा कुछ यथार्थ है, मैंने अपनी तरफ से कल्पना नहीं जोड़ी। देखिए, लेकिन होना चाहिए ऐसा, क्योंकि यथार्थ की हूबहू कॉपी, जेरोक्स, तो फिर हमसे अच्छा पत्रकार कर लेगा। वो जो रिपोर्टाज लिखेगा उसमें जो रियल होगा वो वैसा तो हम कर ही नहीं सकते। कहानीकार जो अपनी तरफ से एक कल्पना जोड़ता है, वो कहानी बनाता है, वही चीज कहानी बनती है। तो उससे कोई परहेज मत पालो, उससे कोई दूर जाने की कोशिश मत करो, वही कहानी है। हम जब कहानी, जीवन यथार्थ को कहानी के यथार्थ में बदलते हैं तो बहुत सारी चीजें जुड़ती हैं। हूबहू जीवन यथार्थ को हम नहीं ला सकते कहानी में, लाना भी नहीं चाहिए। जो चीजें जुड़ेंगी, जो आप अलग से जोड़ोगे जिससे कहानी प्रभावी बनेगी, वो कहानी है। कहानी वही चीजें आसपास से जो जुड़ती हैं। जो यथार्थ है वो तो है अपनी जगह, लेकिन उस यथार्थ को प्रकट करने का जो आप जतन करो, जिसको हम दूसरी भाषा में ट्रीटमेंट कहते हैं,
वो चीज कहानी को मुकम्मल बनाएगी। तो उससे कोई संकोच पालने की जरूरत नहीं है, वो होना चाहिए बिल्कुल वही एक कहानी को। और तुम्हारी कहानियों में वो है, उससे क्यों संकोच पालते हो कहने में? कोई दिक्कत नहीं है, वो अच्छी बात है। बिल्कुल जी ठीक। जी, बिल्कुल। सर की हर किताब अपने आप में अनूठी रहती है और वांगची की परिचर्चा के दौरान मैंने उनकी किताबों पर बात हुई तो उसपे भी मुझे विस्तृत जानकारी मिली, पढ़ने का मौका भी मिला। घड़ी साज हो या चूहेदानी की जो बात वंदना मैम ने की, उससे फिर इतर आकर गंभीर लेखन के बाद इस तरह से एक प्रेम के भाव को लिखना वाक़ई हम सभी के लिए ये सीखने की बात है कि जिस जगह हम लोग नहीं लिख पाते, समझ नहीं पाते उस लेवल को, वहाँ सर ने इतनी बेहतरीन तरीके से लिखा है। कोमल भाव को बहुत ही कोमल तरीके से और आम भाषा की तरह जिसे में भारी भरकम शब्दों का भी इन्होंने प्रयोग नहीं किया है, इस तरह से लिखा है। तो सर ये कैसे आपके मन में आइडिया कि भागती दौड़ती जिंदगी में क्या प्रेम को लाना अनिवार्य है? हम उन चिट्ठियों के माध्यम से जो आपने प्रेम जाहिर किया, जो हृदय परिवर्तन के माध्यम से जो प्रेम जाहिर किया कि उसमें हम समर्पण और हृदय परिवर्तन भी कर सकते हैं। तो ये भाव कैसे आया आपके मन में कि इसी को विषय को बनाकर अब लिखना है? नहीं, ऐसा कोई भाव तो नहीं आया उस तरह का, लेकिन हाँ, रचना प्रक्रिया में कई बार होता है, जिसे हम लोग लगातार अपने जीवनानुभव में भी देखते हैं और साहित्य अनुभव में पढ़ते हुए भी देखते हैं। जैसे हम भालचंद्र जोशी जी अभी हमारे साथ हैं, उनकी आप कहानियों को पढ़ेंगे तो उसमें प्रेम के बहुत अनूठे बिंब, अनूठा चित्रण और अनूठी तरह से प्रेम आता है। और बहुत सारी कहानियों में प्रेम बहुत अलग-अलग ढंग से आता है। और भी हमारे लेखक हैं जिनको हम पढ़ते हैं तो प्रेम आता है उसमें। प्रेम दरअसल एक जीवनानुभव है, जैसा कि मैं पहले भी कह रहा था। लेकिन उस प्रेम के कई शेड्स हैं, कई रंग हैं, और जैसे भालचंद्र जोशी जी ने भी, पंकज सुबीर जी ने भी अपनी बातचीत में बताया, इन कहानियों में बहुत सारे शेड्स हैं। तो हमारे आसपास, हमारे समाज में इस प्रेम के बहुत रंग हैं, और जब एक लेखक लिखने लगता है तो शायद उन कई तरह के रंगों को समेटता है, और जीवन के जो अनुभव होते हैं उनमें भी वो कई रंग शामिल होते हैं। तो ऐसा कोई निश्चित तौर पे नहीं होता है कि आप वर्गीकरण करके लिखते हैं, लेकिन वो अपने आप उन कहानियों के भीतर आते हैं, और वो उन कहानियों के और उनकी तमाम तरह की चीजों के साथ जुड़ते चले जाते तो वंदना जी इजाजत है? जी बस। हाँ। आपके डर के कारण ही बैठा हुआ हूँ। मनीष और आपका दबाव ऐसा है कि नहीं, मनीष तो क्या है कि मेरा बहुत छोटे भाई की तरह, तो उससे डरता हूँ कि आप कैसे उठ के चलेगा, और आपसे इसलिए कि भाई आप आयोजक हैं कार्यक्रम की। नहीं, पर इसलिए आया था कि प्रेम कहानियों पर हो रहा था, क्योंकि हिंदी में ऐसा कहा जाता है कि जितने लोगों ने थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, लेकिन बहुत ही अब मैं इसके समापन की तरफ बढ़ती हूँ और एक बहुत ही सार्थक अच्छी परिचर्चा हुई, किताब को पढ़ने की एक इच्छा जगाती हुई परिचर्चा हुई। सभी वक्ताओं ने बहुत ही अच्छे ढंग से इस किताब पर अपनी बात को रखा है, और सर का लेखन तो खैर उसके लिए कोई शब्द नहीं है, हम सभी उनके लेखन से वाकिफ हैं। ये गुलाबी इच्छाएं जो किताब है, ये अपने अंदर प्रेम के एक पूरी कायनात को समेटे हुए है, हम ये कह सकते हैं। इसमें कोमल मन की कोमल कहानियां हैं और दृढ़ पात्र भी जुड़े हुए हैं, जो अवसाद से गुजरते हुए मजबूती से अपने व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। हृदय परिवर्तन की भी बात है, छोटी-छोटी बातों में खुशियों को तलाशने की भी बात है। बहुत अलग-अलग इसमें रंग है, भाव है, जो एक तरह से कह सकते हैं कि इंद्रधनुष है प्रेम का। गुलाबी इच्छाएं किताब इंद्रधनुष है प्रेम का, और इसमें हर किसी को जरूर पढ़ना चाहिए और संग्रहणीय किताब है। एक बार फिर से सभी की तरफ से सर मनीष वैद्य सर को स्पंदन कृति सम्मान के लिए पुनः बधाई आपको। और हम लोग वो अब मैं इस कार्यक्रम को समापन की तरफ बढ़ती हूँ, और फिर से एक बार हम लोग मिलेंगे एक नई किताब के साथ, नई परिचर्चा के साथ। सभी को प्रणाम, नमस्कार। जी नमस्कार।